यस सर। यस सर। यस सर। क्या, चलो क्या पढ़ा था उसके रिकैप से शुरू करते हैं। हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखा था। ये कैसे होगा? ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन का फिनोमेना देखा था। ओके, हमने रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखा था। हाँ सर। एक मिनट। ठीक है, साइन आई साइन आर स्नेल्स लॉ देखा था और ये कैसे लिखते हैं वो देखा था। ओके, उसके बाद हमने डिस्पर्शन देखा था। उसमें देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक वेव के लिए अलग अलग होते हैं, हर एक कलर्स के लिए। ठीक है, और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कम होती है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, हमने नेचर ऑफ लाइट के 3 थ्योरी देखी। न्यूटन कॉस्मोस्कुलर थ्योरी जो बोलती है पार्टिकल है वो, ठीक है। दूसरी थ्योरी हिगन्स की वेव थ्योरी जो बोलती है वेव है, और तीसरी डी ब्रोगली की थ्योरी जो बोलती है कि ड्वेल नेचर है लाइट का। वो डिपेंड करता है कि अगर डायमेंशन जिसमें तुम देख रहे हो उस चीज को, अगर वो वेवलेंथ से बहुत बड़ी है तो फिर वो रे है, और अगर उसके लाइट के डायमेंशन में ही घुस के देख रहे हो उसकी वेवलेंथ के डायमेंशन के इतने में, तो फिर वो वेव जैसा एक्ट करती है। ठीक है, लाइट एज अ वेव के अंदर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का पूरा स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, स्पीड ऑफ लाइट होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट से लीस्ट है, रेडियो वेव से गामा वेव। ठीक है, सॉरी, वेवलेंथ हाईएस्ट से लीस्ट है और फ्रीक्वेंसी लीस्ट से हाईएस्ट है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस व्हेनेवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, उसके बाद हेगन की थ्योरी थी। उसमें 3 चीजें हमने पढ़ी, प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी वो जो खुद लाइट एमिट करता है, सेकेंडरी वो जो रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की वेव फ्रंट्स की। वेव फ्रंट मतलब लोकेशन या फिर कलेक्शंस ऑफ दोस पॉइंट्स जहां पे फेज सेम हो, जहां पे फेज सेम हो, या फिर वो 2 पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, वो 2 पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फिर उसके हिसाब से हमने डिफरेंट डिफरेंट वेव फ्रंट देखे। अगर एक पॉइंट सोर्स है तो उसका स्पेरिकल वेव फ्रंट है, अगर एक लाइन सोर्स है तो उसका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, और अगर एक सोर्स इंफिनिटी पर है तो उसके वेव फ्रंट कैसे हैं, प्लेनार वेव फ्रंट्स है। ठीक है, ये हो गया। फिर हमने देखा कि वेव फ्रंट अगर एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक अगर रिफ्लेक्ट होते हैं फ्रॉम एनी सरफेस या लेंस से पास होते हैं तो वो कैसे चेंज होते हैं। ठीक है, ये देखा हमने। ओके, और इसके बाद हमने देखा अगर वेव फ्रंट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वेव फ्रंट के बीच के डिस्टेंस का क्या होता है। ठीक है ना, तो उनके बीच का डिस्टेंस अगर डेंसर मीडियम में जा रहे हैं तो डिस्टेंस कम हो जाता है। ओके, और वेव फ्रंट, अगला वाला वेव फ्रंट कैसे बनता है, ये हिगन्स का प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि हर एक वेव फ्रंट पे पार्टिकल जो है वो सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह एक्ट करके सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करते हैं, उसके एनवलप के ऊपर मारो तो वो वेव फ्रंट बनता है। ये बेसिकली जैसा जो वेव फ्रंट आ रहा था वैसे ही वो ट्रेवल करते जाता है, मदद से, किसकी मदद से, सेकेंडरी वेवलेट्स की या सेकेंडरी सोर्स की मदद से। तो स्पेरिकल आ रहा तो स्पेरिकल जाता है, प्लेनार आ रहा तो प्लेनार जाता है। ओके, तो यहाँ तक के हमारी स्टोरी हो गई थी। अब हम सिर्फ इतना देख लेते हैं, 2 चीजें रह गई है इसके अंदर में वेव फ्रंट की लाइन से डिस्कस करने में। उसमें से एक वे ये है कि अगर वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो या वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट हो तो उसकी विड्थ पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो उसका हमें डिस्कशन करना है कि width of wavefront after reflection and width of wavefront after refraction. ओके, तो हम बात करते हैं बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ वेवफ्रंट फ्रॉम प्लेन सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेवफ्रंट फ्रॉम प्लेन सरफेस। ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, उससे हमारा अगर वेव फ्रंट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उसकी विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा या कैसे दिखेगा वो। ओके, सो मैं मान लेता हूँ ये मेरा एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है लेकिन, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक वेव फ्रंट आ रहा है। सो इमेजिन करो कि ऐसा एक वेव फ्रंट है जो इसके ऊपर आ रहा है। सो लेट्स टेक दिस एज अ वेव फ्रंट जो कि इसके ऊपर आ रहा है, मान लो ऐसा। ठीक है, ओके ओके, और ये मेरा सरफेस है यहाँ से ऐसा। ठीक है, अब वेव फ्रंट आ रहा है मतलब लाइट आ रही होगी ऐसी, कैसी वेव कैसी आ रही होगी, परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। अरे हाँ या ना, हाँ सर। हाँ हाँ है ना, कल पढ़ा हमने, एक लाइट आ रही होगी ऐसी परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसी। अब मैं उसको थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा टेढ़ा वेव के जैसा नहीं बनाते हुए स्ट्रेट स्ट्रेट बनाता हूँ। ओके, और ऐसा सेंटर से, मतलब हमें सिर्फ इतना पता है कि एक लाइट आ रही होगी ऐसी परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये सिर्फ एक ही लाइट नहीं आ रही होगी, ऐसी लाइट्स आ रही है जिसका ये वेव फ्रंट है। तो मैं ये ऐसा अज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ से एक लाइट आ रही होगी ऐसी जो कि इसको परपेंडिकुलर है,
जो कि यहाँ गिरेगी, ठीक है, और मैं इसको ब्लैक ही बनाता हूँ ऐसा, ओके। सो दिस इज इट। जिसका भी माइक ऑन है थोड़ा सा बंद कर दो, ओके। ये ऐसी लाइट आ रही है मान लो, ठीक है, और ये लाइट ये वाली है, यानी ये वेवफ्रंट की परपेंडिकुलर लाइट आ अभी यहीं रखे थे। किसी का माइक चालू है उसे बंद कर दो, मैं ढूंढूं फिर बंद करूं, ठीक है, ओके। तो ये ऐसी वेव आ रही है, ओके, ऐसी आ रही है, इसको परपेंडिकुलर है, ओके। तो ये वेव फ्रंट जब इधर पहुंचेगा, जब ये वेव फ्रंट इधर पहुंचेगा ये सरफेस के ऊपर, तो ये ऐसा दिखेगा कुछ, ये आते गया आते गया आते गया इधर और इधर पहुंचा, इधर पहुंचा तो ये ऐसा दिख रहा है। क्या ये समझ में आया? ये वो यही वेव फ्रंट है ए बी, जो इधर से शुरू किया था अब इधर पहुंच गया, तो ये ए बी इधर पहुंच गया, हाँ। तो अब ये इंसिडेंट लाइट हो गई, तो ये इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल हो गया। अगर ये इस सरफेस के ऊपर अगर मैं नॉर्मल बना दूं, ठीक है, देखो अभी फिगर को अभी समझो, वरना फिगर बनने के बाद जो है ना उसमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ओके। ये इसकी सरफेस के ऊपर नॉर्मल बन गए, ठीक है, ओके। तो ये नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गए फिर, ठीक है। तो ये एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, और ये दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई, और ये इसको परपेंडिकुलर है। क्लियर इतना? सबको यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। एक वेव फ्रंट आ रहा था, अब जाहिर सी बात है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऐसा तो रिफ्लेक्ट होएगा नहीं, अंदर तो नहीं जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्लेक्ट कैसे होगा? तो रिफ्लेक्ट, ये जो लाइट है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस से आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से जाएगी भी ना? यस सर। करेक्ट है ना? तो ये जैसी आई वैसी चली गई, तो मैं ऐसा मान रहा हूँ ये ऐसी चली गई, ये सेम एंगल है ऐसा, ठीक है, ये इतना बनाया इसने और यहाँ पे भी सेम एंगल बना दिया, ये ऐसे एंगल से चली गई, ठीक है। तो मतलब ये जो रिफ्लेक्ट वेव फ्रंट था ये ऐसा आकर के ऐसा चला गया, ओके, लाइक दिस, ये इसको परपेंडिकुलर रहेगा ना, क्योंकि यहाँ की ना, हाँ सर। समझे कि नहीं, ये इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ऐसे यहाँ पे, ठीक है। तो ये ए बी आया था और क्या बन के चला गया, मतलब ये इधर चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा ए डैश, ठीक है, ऐसा, और ये वाला पॉइंट जो है ये बी था, और यही अभी करंटली मतलब ये वाला पॉइंट बी था, ठीक है। तो अब ये वाला पॉइंट है बी डैश, ऐसा समझो। सर ए और बी वेव फ्रंट है ना? ए और बी एक वेव फ्रंट है जो सर आ एक रहे बार वापस बताइए ना। देखो ये एक वेव फ्रंट था ब्लैक कलर का जो आ रहा था, ठीक है, ये उसकी लाइंस थे, ये जो लाइट रे एसोसिएटेड विद दैट वेव फ्रंट जो इसके परपेंडिकुलर थे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आकर के पड़े, ठीक है, ये यहां से फिर रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट हो गए मतलब ये वेव फ्रंट ऐसा आया और फिर ये ब्लू बन के चला गया, ब्लैक आया और ब्लू बन के चला गया, समझा? ठीक है, मैं इसको अलग नाम ही दे देता हूँ, चलो इसको सी दे देता हूँ, इसको डी दे देता हूँ, ठीक है। ये सी डी जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है। इतना कोई क्लियर है? हाँ ए जी बी हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ठीक है, हाँ इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ओके। और सी डी जो है वो हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ओके। तो हमें इतना तो समझ में आ गया। हाँ, अब क्या, मान लो ये जो ए बी है ना, दिस इज लेंथ ए बी इज द विड्थ ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट, मैं इसको W1 लिखता हूँ, ठीक है ना, मैंने क्या लिखा इसको W1। सो व्हाट इज W1? W1 is the width of incident wavefront. It is the width of incident wavefront. ठीक है, W1 is the width of incident wavefront. और ये वेवफ्रंट ऐसे 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 आगे भी आएगा, मतलब तो इधर तो मैं ये इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना, ये वेवफ्रंट है, देखो जो इधर आ गया वापस से, क्या समझा? ठीक है, तो मैं इसका देता हूं W2, क्लियर हुआ? ये W2 is nothing but that CD length, and what is W2? It is the width of reflected wavefront. It is the width of reflected wavefront. इतने में कोई डाउट है किसी को? नो सर। अभी अपने को चाहिए कि भाई W1 W2 में क्या रिलेशन है,
ये पूरा डिस्कशन का मुद्दा यही रहने वाला है कि W1 और W2 में क्या रिलेशन होने वाला है, ठीक है। तो मैं पहले तो ये समझता हूं कि अगर ये I है तो ये वाला भी I है, सर। ये I बराबर R है, तो मैं इसको अगर R मान लूं तो ये भी एंगल R है, फिर छोटा सा जो यहाँ पे है, क्लियर, ठीक है। मैं इसको B को निकाल दूं यहाँ से अगर, तो ये वाला एंगल R हो गया, ठीक है, क्लियर है इतना? हाँ सर। ओके, हाँ हमें समझ में आ गया। अब अगर मैं देखूं तो ये वाला जो एंगल है ना, कौन सा, ये वाला, ये है 90, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ पता है तुमको, ये जो ब्लू इसमें बचा है, देखो ब्लैक, ये ब्लैक पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। सो हाउ मच विल बी दिस एंगल, 90 माइनस 2i, यस सर। Yes, sir. करेक्ट ना, ठीक है। सो दिस विल बी 90 माइनस 2i, सो दिस एंगल विल बी i। सर एक बार और। देखो ब्लू और ब्लैक, ये ब्लू और ये वाला ब्लैक, हाँ जो स्लांट जा रहा है, इसके बीच का एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 माइनस 2i का एंगल है, ये वाला, समझे। अब अगर ये हाँ ग्रीन और ये ब्लैक, ये ग्रीन और ये ब्लैक, ये टोटल 90 है, उसमें से एक आई इधर है तो एक आई इधर होना चाहिए, तो ये बीच में 90 माइनस 2i होगा। अरे ज्योमेट्री है, सिंपल गणित है, हाँ सर। समझा, ठीक है। अगर ये आई है, ठीक है, और हाँ, अब ये टोटल अगर मैं देखूं, ये टोटल एंगल, ठीक है ना, तो ये 90 माइनस आई है, और अगर ये वाली 90 है, ठीक है, तो फिर ये वाला एंगल भी आई होना चाहिए। हाँ सर। क्लियर यस। ना, ओके। तो हमें ये सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या समझा यहां से, फिर हमें ये समझा कि अगर मैं ट्राइंगल लूं ए सी डी और ए बी डी, ठीक है ना, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, फिर ट्राइंगल ए सी डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी डी। कैसे कॉन्ग्रुएंट हुए, दो एंगल सेम है, इसका भी एंगल आई है, इसमें भी एंगल आई है, ठीक है, एक साइड कॉमन है और दो एंगल 90 है, तो दो एंगल सेम हुए और एक साइड कॉमन हुए, तो बाय ए एस टेस्ट या एस एस ए टेस्ट, जो भी बोलना है तुम्हें। अरे मैं कुछ हाँ सर। समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना, ये सब मैथ्स है, मैं Yes, sir. उतना बेसिक्स में नहीं जा सकता कि कैसे क्या कॉन्ग्रुएंट हुए, ठीक है। हाँ, तो ये तो समझा कि ए सी डी और ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हुए। अब ए सी डी और ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हुए तो W1 बराबर W2 हुआ, W1 बराबर W2 हो गया फिर, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी साइड है, ये इसकी साइड है, तो सब साइड बराबर होंगे ना। ये वाली साइड AC बराबर होगा BD के, AD तो बराबर है ही, तो AB बराबर होगा CD के, ठीक है। यस सर। देयरफॉर ठीक आई है कैन सर। राइट कि AB इज बराबर टू AB इज बराबर टू CD, AB इज बराबर टू CD। ऐसा एक और तरीका है इसको प्रूफ करने का। क्या तरीका है एक और इसी चीज को प्रूफ करने का, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने का? मेरे को AC बराबर होगा BD के, AC बराबर होगा BD के। क्यों बराबर होगा BD के? क्योंकि AC जो है, सपोज करो T टाइम में BD तक पहुंचा, तो उतने ही टाइम में AC तक पहुंचा, ठीक है ना। वन मोर वे ऑफ प्रूविंग दिस, ठीक है ना, वो एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट वाले में लगेगा, ठीक है। इन T टाइम, इन T टाइम, ठीक है, A पहुंचा C तक एंड B पहुंचा D तक। जब B D तक आ चुका था तब ये पहले से टकरा के यहां रिटर्न जा चुका था, ठीक है, एंड B पहुंचा कहां तक, D तक, ओके। तो और वेलोसिटी कितनी है, मीडियम सेम है तो वेलोसिटी सेम है, ठीक है ना। देयरफॉर A और C बराबर हुए B और D के, बिकॉज वेलोसिटी इज सेम, velocity is same as medium is same,
समझ में आया कि नहीं? यस सर। मीडियम इज सेम, तो ए बी बराबर होगा बी डी के, और वो कितना होने वाला है? वो होने वाला है v इंटू टी, v1, या फिर जो भी इस मीडियम में स्पीड रहेगी वो उसके बराबर होने वाला है v1 इंटू टी, वेर दिस v1 इज द स्पीड इन दिस मीडियम, स्पीड ऑफ वेव इन दिस मीडियम, ठीक है ना, इट इज द स्पीड इन मीडियम। क्या समझ में आया? तुम्हारी किताब में इससे प्रूफ किया है, टेस्ट से प्रूफ करो, इससे प्रूफ करो, किसी से भी प्रूफ करो, ठीक है, प्रूफ होना चाहिए बस। क्लियर हो गया? ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला? Therefore, width of wavefront does not change on reflection। ये कंक्लूजन निकला पूरे डिस्कशन का। क्या समझ आया? यस सर। हाँ सर। हो गया ये चीज। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम अ बाउंड्री, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम अ बाउंड्री। तो इट इज रिफ्रैक्शन ऑफ वेव फ्रंट फ्रॉम बाउंड्री। ओके, अब मेरे पास एक बाउंड्री है, तो ये वो बाउंड्री हो गई, बाउंड्री बना देता हूं पहले, ठीक है। ये वो बाउंड्री हो गई मान लो, ठीक है। सेम चीज ले लेते हैं, एक वेव फ्रंट है जो ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये वो वेव फ्रंट है जो आ रहा है, ठीक है। तो ये उसके साथ की एसोसिएटेड रियल और रे ऑफ लाइट है, और ये उसके साथ की एसोसिएटेड रे ऑफ लाइट है, ये ऐसी आ रही होगी। क्लियर? हाँ, ये बाउंड्री है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे N1 मीडियम होगा और यहाँ पे N2 मीडियम होगा, मीडियम में फर्क होगा, ये N1 होगा, ये N2 होगा। क्लियर? ठीक है। मैं मान लेता हूं कि ये रेयर है और ये जो है ये डेंसर है, ठीक है। दिस इज माय अजम्पशन, मैंने मान लिया ऐसी चीज। क्लियर इतना? ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी होगी v1 और यहाँ पे वेलोसिटी होगी इसकी v2, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी इन मीडियम 1, वेलोसिटी इन मीडियम 1, and this is what, this will be velocity in medium 2, okay, ऐसा, okay। सेम चीज, वही सेम एक वेवफ्रंट था A और B, जब यहां पहुंचा तो ये ऐसा पहुंचा होगा, ठीक है, ऐसा, यहां से ऐसा, ओके। तो ये सेम AB यहां आकर के ये A एंड ये B बना होगा, ठीक है। क्लियर यहां तक? और ये 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर? यही सेम चीज इसके साथ में ये W, ओके, समझा यहां तक? ठीक है। हाँ सर। सेम चीज ले लो, नॉर्मल ले लो, नॉर्मल ले लो यहां से इसको, तो ये नॉर्मल हो गया यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर, और ये इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब दो नॉर्मल बन गए। अब ये लाइट है, लाइट सिंस इट इज गोइंग फ्रॉम rarer medium to denser medium, how will it obey? It will bend towards normal, Towards the ठीक है ना। so it will bend something like this, ठीक है ना, और यहाँ पे भी it will bend something like this। तो क्लियर है? हाँ सर। मतलब जो रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट बना, वो ये है, ये रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है, ठीक है। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ऐसा दिखाई दिया, ठीक है। सो ये होगा C, ये होगा C एंड ये होगा D, ठीक है। सो दिस विल बी C एंड दिस पॉइंट विल बी D। अब क्लियरली मुझे समझ में आता है, T टाइम के अंदर में BD V1T चला होगा और AC V2T चला होगा, तो ये दोनों जो है वो सेम नहीं है। ये जितना डिस्टेंस चला होगा ये होगा V1T T टाइम में, और उतने ही टाइम में ये जितना डिस्टेंस चला होगा ये V2T, एंड सिंस V2 is different from V1, therefore AC will be shorter than BD। Clear? ठीक है। Yes sir। And this I am writing it as W2, which is the width of C2, ठीक है। अब बाकी सब कुछ सेम रखते हुए अगर मैंने यहाँ पे कुछ गणित लगाया इसके अंदर में, तो ये I हो गया, ये I हो गया, ओके, ये R हो गया,
ये R हो गया। ओके, नाउ सी दिस इज I, ठीक है। अब हमें खाली एंगल्स रिलेट करने हैं, ठीक है ना, ध्यान रहे। तो दिस विल बी 90 माइनस I, दिस, क्योंकि ये 90 है, उसमें से ये I है तो ये 90 हाँ माइनस सर। I है, और अगर ये 90 है तो फिर ये I है। क्लियर? अगर ये 90 है तो फिर ये I है। ओके, सो बिकॉज दिस इज 90 माइनस I, देन दिस इज I। ठीक है, ये एक चीज समझ में आ गई। और एक चीज हमें क्या समझ में आ रही है यहां से, अगर दिस इज R तो एक मिनट, अब दिस इज R तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते इसके साथ में। इफ दिस इज R, हाँ, इफ दिस इज R तो दिस इज 90 माइनस R। इफ दिस इज R, so this will be 90 minus R, so this will be R। क्लियर? क्या समझा? सर एक बार और। इफ दिस इज R, सर then आई this से आई से I से, इफ दिस इज I, कहाँ ये, इफ दिस इज I तो ग्रीन ब्लैक 90 डिग्री का एंगल है, उसमें से अगर ये I निकल गया तो ये बचा 90 माइनस I। क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। ये 90 माइनस I, तो ये टोटल ट्राइंगल के अंदर में ये 90 माइनस I, ये 90, तो ये I होना चाहिए। ओके सर। क्लियर ना? ठीक है, ओके। एंड इफ दिस इज R, ठीक है, सो हाँ सही है ना, अगर दिस इज 90 माइनस I, देन दिस हैज टू बी I, राइट? हाँ करेक्ट है। ओके, एंड इफ दिस इज R and this is 90, so this will be 90 minus this is R and this is 90, so this is 90 minus R, so this will be R then। हाँ सर। समझा? Okay, हाँ now what we will do is, अभी हमें W1 और W2 में अगर रिलेशन चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? सी देखो, ये दोनों ट्राइंगल जो है ना कॉन्ग्रुएंट नहीं है, W1 नॉट इक्वल टू W2, समझना, बिकॉज दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, so to get relation between W1 and W2, Sir, yes, similarity ना? हाँ सिमिलैरिटी लगा सकते हैं, सिमिलर है वो दोनों, ये 90 है, दोनों सिमिलर बोल सकते हैं तुम, ठीक है ना। हम उससे भी आसानी से निकाल सकते हैं, कॉस्ट लिख लेंगे ना दोनों का, ईडी कट जाएगा। देखो, टू गेट रिलेशन बिटवीन W1 एंड W2, W1 एंड W2 में रिलेशन चाहिए। ए बी डी ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी एंड डी, cos I लिखो, cos I, cos I adjacent is AB upon hypotenuse, hypotenuse is AD। सही क्या नहीं? करेक्ट? यस सर। एंड इन ट्राइंगल ACD, cos R लिखो, cos R adjacent with is CD W upon AD, correct? So this will be, and if you divide cos I upon cos R, if you do cos I upon cos R, cos I upon cos R, what you will get? AB upon CD, correct? Which is nothing but what? W1 upon W2। क्या समझ में आया? हाँ सर। Therefore formula आया cos I upon cos R, cos I upon cos R is equals to W1 upon W2। This is the formula। ठीक है, अब यहां से जो विद चाहिए वो विद निकाल सकते हैं। इसके साथ में एक रिलेशन हमें पता है, अगर I दिया रहेगा हमें और विद दी रहेगी तो हम सब निकाल सकते हैं, बिकॉज एक रिलेशन और हमें पता है, N1 sin I is equals to N2 sin R। करेक्ट ना? वो तो रिलेशन हमेशा हाँ वैलिड है, स्नेल्स लॉ लगेगा। ऑल्सो वी नो N1 sin I is equals to N2 sin R। ये दोनों रिलेशन का यूज करके हम जो चाहिए वो निकाल सकते हैं, जो विद पूछी रहेगी वो विद हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ऐसे पे सम्स आते हैं, 12th के अंदर में आते हैं, स्टेट के अंदर में। ठीक है, स्टेट की टेक्स्ट बुक में है। क्या समझ में आया? हाँ सर। क्लियर? ओके, ठीक है। तो ये हमारी
इंसिडेंट लाइट थी और ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट थी जो यहाँ से यहाँ चली गई। दैट्स इट। तो ये दोनों केसेस थे, ये वाले जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर में यहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे, कहाँ चला गया, यहाँ पर है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का केस है और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का केस है। ठीक है, ये पूरा लिखा हुआ है, कुछ तो भी अपने ओन वर्ड्स में पढ़ लेना इंग्लिश में। ठीक है, जो जितना काम का था मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। So with this, now let's move to our main topic of wave optics। या उससे पहले और थोड़ी चीजें चाहिए मुझे, because wave optics का मेन दो है, एक YDAC है और एक छोटा सा पार्ट है पोलराइजेशन। ठीक है ना, ये दो मेन है इसके अंदर में। तो बिफोर मूविंग टू YDAC, let's recall something related to superposition theorems। ओके, क्या शुरू करें? ठीक है, ये वेवफ्रंट का पार्ट हो गया पूरा। हिगिंस के अंदर का जितना भी था ना, वेवफ्रंट से रिलेटेड, वेवफ्रंट कैसे जाते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं तो क्या विड्थ होती है, वो सब कुछ इसके अंदर में था। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद YDAC, सम बेसिक्स जो मुझे चाहिए और वहीं से लिंक लूंगा YDAC का। ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एडिशन ऑफ टू SHMs, एडिशन ऑफ टू SHMs। ठीक है, ऑसिलेशन मैंने पढ़ाया क्या तुम्हें? नहीं, सर ने पढ़ा था, फरहान सर ने। ठीक है, चले तो हम उसका थोड़ा सा बेस लेके फिर शुरू करते हैं। तुम लोग को सबको आता होगा तो अपन उसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुम लोग तो माशाल्लाह अच्छा से रिवाइज कर लेते हो। तुम लोग तो हर दिन रिवीजन चल रहा है तुम लोगों का, तो सभी पता होगा तुम लोगों को, है ना? हाँ सर। हम लोग का हाँ भी बोल रहे सर इसलिए बोला। अच्छा, पढ़ते हो? हाँ सर। कब उठाए थे लास्ट ऑसिलेशन पे सवाल? सर आज ही उठा। अच्छा, आज ही मैंने उठाए? पिछले हफ्ते उठाया था। अच्छा, गुड, ठीक है, अच्छी बात है। तो एक छोटा सा सवाल फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, पहले जो चीज मुझे डिस्कस करनी है वो ये है, क्या तुम्हें ये आइडेंटिफाई करते आता है कि दो SHM अगर दिए हो तो दोनों में कौन लीडिंग, कौन लैगिंग और फेज डिफरेंस क्या है? ठीक है ना, वहां से शुरू करते हैं। ये सब बेसिक्स है जो मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक है ना, पहला एक्सरसाइज क्या है अपना, पहला काम ये करना है अपने को ये देखना है कि कौन लीडिंग, हु इज लैगिंग एंड व्हाट इज द फेज डिफरेंस, बाय व्हाट। ठीक है ना, तो आइडेंटिफाई हु इज लीडिंग, लैगिंग एंड बाय व्हाट, लीडिंग कॉमा लैगिंग एंड फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस। ओके, डिफरेंस की स्पेलिंग कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट टेल मी दिस, अगर दो SHM दे दूं मैं तुमको, एक X1 है विच इज 4 sin ओमेगा t प्लस 120 डिग्री, और एक X2 है विच इज लेट से 3 sin ओमेगा t प्लस 30। बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, और फेज डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? फेज डिफरेंस 90 है। लीड कौन कर रहा है? X1 करेगा। हाँ सर। X1 लीड्स X2 बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90। क्या समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, X1 लीड्स X2 बाय अ फेज डिफरेंस। आई होप सब यही सिंबल यूज करते हैं फेज डिफरेंस के लिए। हाँ सर। ठीक है ना, ये फेज का डिफरेंस है, फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, ओके, वेरी गुड। दूसरा एक दो और कर लेते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन मैंने ये दे दिया तुम्हें, इट इज 3 sin ओमेगा t प्लस 30। ठीक है, एंड X2 इज -4 sin ओमेगा t लेट्स से प्लस 60। कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? X2 लीड कर रहा है X1 को। फेज डिफरेंस 30। फेज डिफरेंस कितने का? 30।
150. हाँ सॉरी सर। How much is the phase difference? 150. 150 phase difference इन दोनों के बीच में। और कोई कुछ बोल रहा था, एक बारीक सी आवाज आई कहीं से तो। 30. ओके, सी दिस कंफ्यूजन हुआ माइनस साइन डालने की वजह से ना। ऐसा कंपेयर कर ही नहीं सकते दो एसएचएम को, समझे ना। ये जब अगर बाहर माइनस हो ना तो ऐसे दो एसएचएम कंपेयर कभी नहीं करने के। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक दिस माइनस इनसाइड। एंड हाउ विल यू टेक दिस माइनस इनसाइड? बाय you have to take this minus inside by doing this. It is sine omega t plus 60 and you have to add a pi over here. A pi. 210 ना 210. Sorry sir. ठीक है ना। So pi मतलब 180 डिग्री। So 180 plus 60. So how much will that be? तो ये जो SHM है ये ऐसा लिखा जाएगा 4 sine omega t plus 180 plus 60. That becomes how much? 240। क्या मेरी बात समझ में आई खुल के? ठीक है। अब ये और ये कंपेयर होंगे, ये और ये। अब बोलो क्या कंक्लूजन क्या निकलता है? x2 leads x1 by a phase difference of 210. by a phase difference of 210। समझा? ठीक है। ओके, वन मोर, एक और। अगर x1 है मेरे पास, लेट से 3 sin ओमेगा t प्लस 30 मान लो, ठीक है। और x2 है मान लो 4 cos ओमेगा t प्लस मान लो 60। Who is leading, who is lagging and by what? So phase difference तो 210 ही रहेगा। 210 नहीं 210 sorry 120 फेज डिफरेंस कितना होगा? 120 and who is leading? for x2 x2, ठीक है ना। अच्छा, कैसे कंपेयर करते हैं तुम लीडिंग का? 4 से? सर वो and bleed out मिटा देता हूँ। ये 4, ये 3। Who is leading? x1। ये मिटा दिया मैंने, ये 4, ये 3। Who is leading? Who is leading? अब x2 लीड कर रहा है क्या? 4 x2 के साथ आ गया तो ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है ना। सर। लीडिंग और लैगिंग सिर्फ एंगल पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड से कतई लेना देना नहीं किसी चीज का, लीडिंग और लैगिंग, ठीक है ना। लीडिंग और लैगिंग सिर्फ एम्पलीट्यूड पे। इसका ज्यादा है 120, इसका 30 है, इसीलिए ये लीड है और ये लैग है। इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है। यहां पे इसका ज्यादा था 240, इसका कम था 30, इसीलिए ये लीड है और ये लैग है। एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं। क्या समझ में आया? यहां पे कौन लीड कर रहा है? ऐसे कंपेयर नहीं होते। कंपेयर करने के लिए ये सेम होने चाहिए। कंपेयर करने के लिए साइन साइन होना बहुत जरूरी है, तभी कंपेयर कर सकते हो। इसको साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5/200 हाँ, साइन का ऐसे ही साइन रहेगा। अगर मैं इधर लिख दूं इसको तो दिस विल बी इक्वल्स टू 3, साइन का साइन ऐसे ही डालेंगे, ओमेगा टी प्लस 60 प्लस π/2, ठीक है। दिस विल बी
60 plus 90, how much? 150. Now who's leading? This one. क्यों लीड कर रहा है? क्योंकि ये ज्यादा है इसके पास, तो ये लीड कर रहा है और ये लैग कर रहा है. क्लियर? हाँ, x1 लैग कर रहा है, x2 लीड कर रहा है. x2 लीड्स बाय एन एंगल 120. बाय एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. क्लियर इतना? हाँ सर. तो ये हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया यहाँ पे. ठीक है, तो लीडिंग लैगिंग अब हम आइडेंटिफाई करते आ गए. क्या कंडीशन रखती है हम? सबसे पहले साइन सेम होने चाहिए, फिर जिसके पास एंगल ज्यादा है फेज वो लीड कर रहा है. ठीक है, 2 मिनट देख लो उसको, तब तक अजान भी हो जाती है. सर सिर्फ साइन साइन होना चाहिए, कॉस कॉस भी हो सकती है ना? कॉस भी हो सकते हैं, बट साइन रखो. कॉस करोगे ना तो उसको -π/2 से करना पड़ेगा. समझे? इसीलिए बेटर यही है कि साइन रखो. वो स्टैंडर्ड बना लो जिंदगी का अपना, कि साइन पे कंपेयर करेंगे हम, गलती भी नहीं होगी. कॉस करना है फिर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो फिर -π/2 होना चाहिए. सर आज की फर्स्ट स्लाइड लगाओ एक मिनट जरा. फर्स्ट स्लाइड ओके सर. आई होप सबको नोट्स मिली है क्या कल बोले की. सर? कल की नोट्स मिली है ना सबको? मैंने सेंड तो कर दिया था. ड्राइव पे, उसी ड्राइव में अपडेट होती जाएगी. ठीक है ना, दैट्स ऑटो सिंक. जैसे ही यहाँ लेक्चर खत्म हुआ तुरंत वहां अपडेट. ओके चलो, वो हमारे पास है. Okay, now one more thing which I want is from basics, your addition of 2 SHM, या we call it as combination of SHM. ठीक है, addition of 2 SHM या फिर combination of SHM, उसकी जरूरत है यहाँ पे. combination of SHM, यही 2 SHM लो, उसको ऐड करना है और मेरे को एक नेट SHM बनाना है. ठीक है ना, कैसे बनाएंगे? ये x1 है which is 3 sin omega t plus 120, और एक x2 है मेरे पास which is 4 sin omega t plus 30. Tell me the value of x where x is x1 plus x2. What will be x? उसका नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, उसका फेज क्या होगा? x का नेट एम्पलीट्यूड और उसके पास फेज क्या होगा, ये बताओ. कैन यू डू इट? Yes, sir. हाँ सर 2 मिनट. 1 मिनट ट्राई करो. हाँ 1 मिनट ट्राई करो उसको. यस सर. आई एम इन अ लेक्चर सर. मैं कॉल करूं क्या? 2 घंटा लगेगा, अभी तो शुरू किया. तो एक काम करते हैं, रात में नहीं करते हैं. मैं कल ना अपने स्कूल में सेटअप मारने वाला हूँ, क्रैक भी बता दूंगा. ठीक है? हाँ, सिर्फ कॉपी करके रख लो, उसमें माइक्रोसॉफ्ट है ना, वो सॉफ्टवेयर बैकअप डेटा होगा, उसमें सॉफ्टवेयर होंगे. हाँ माइक्रोसॉफ्ट, हाँ सेटअप में बता. ठीक है, ओके. हाँ बोलो, कितना है एम्पलीट्यूड? 25 plus 24 π/2 अंडर रूट में. हाँ नेट एम्पलीट्यूड ये दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ रहा है? अंडर रूट 25 plus 24 π/2. Under root 25, that becomes 5.
अच्छा अंडर रूट में 25 प्लस 24 नहीं, हाउ यू आर हाँ डूइंग इट, कैसे कर रहे हो? a1 square plus a2 square to a1 a2 cos phi 1 phi 1 minus phi 2 एक मिनट, कैसे कर रहे हो? एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड कैसे निकाल रहे हो? हाँ, अंडर under रूट root a1 square a1 स्क्वायर प्लस plus a2 square a2 स्क्वायर प्लस to a1 a2 2a1 a2 cos phi 1 minus phi 2 cos phi 1 minus phi 2 यानी डेल्टा फाई ना, फेज डिफरेंस ना। हाँ, तो इसका कैलकुलेशन कुछ गलत किया तुमने फिर। You did something wrong over here. 3 square plus 3 square. How much is cos delta phi? 90. Cos 90 becomes how much? तो मेरा फाया आया था। हाँ, phi. Very simple. Phi. Cos 90 becomes 0. अच्छा 3 ठीक है 4 ना? 5 ना हाँ, तो 3 and 3 square plus 4 square. That means it will be 5. Pythagoras triplet है। ठीक है? ओके। हाँ, तो एम्पलीट्यूड तो निकालना आ गया। मतलब x will be ये 5 आ गया ना, मतलब x will be 5। हाँ, एंड देन आगे साइन ऑफ ये एसएचएम होगा ना एक, तो इसका तुम एम्पलीट्यूड बता दिया। देन यहाँ पे ओमेगा क्या टी लिखूं? साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस प्लस गामा गामा प्लस pi by 2 π/2 ना, ठीक है। सी ऐसे नहीं होता है। ओके, इट इज साइन ऑफ फेज ऑफ लैगिंग प्लस अल्फा। ठीक है ना, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, लेट मी डू दिस। सब सुनेंगे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है वाईडीएसी के अंदर में। ओके, सो दिस इज एम्पलीट्यूड, नेट एम्पलीट्यूड निकालते आ गया हमें अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, ये a नेट का वैल्यू है। ठीक है, सो इसका जो होगा यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली जब तुम दो एसएचएम ऐड करोगे तो यू गेट सम a नेट साइन, ठीक है, ओमेगा टी साइन ऑफ फेज ऑफ लैगिंग प्लस अल्फा, ये आता है साइन के अंदर में। ठीक है, जैसे कि मैं इस एग्जांपल के लिए अगर तुम्हें बताऊं तो ए नेट तो सही निकला एकदम 5। ठीक है, फेज ऑफ लैगिंग हम कैसे करते हैं ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा लैगिंग है कौन सा लीडिंग है। हमें आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लैग कर रहा है और ये लीड कर रहा है। सबने आइडेंटिफाई कर लिया क्या? हाँ सर। ये लैग कर रहा है और ये लीड कर रहा है। सर हाँ बोलो। अरे कुछ बोलोगे तो सुनाइएगा ना। कोई क्वेरी है? ओके, ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कोई लैग कर रहा है कोई लीड कर रहा है। ठीक है, हम जो लैग कर रहा है ना उसका एम्पलीट्यूड को ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड 4 है, और जो लीड कर रहा है उसके एम्पलीट्यूड को फेज डिफरेंस पे बनाते हैं यहां से। अब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है? इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 90 का। 90 इसके एम्पलीट्यूड को फेज डिफरेंस पे बनाएंगे हम यहाँ पे, तो ये फेज डिफरेंस के ऊपर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये फेज डिफरेंस पे बनेगा, और फेज डिफरेंस कितना है? 90 का फेज डिफरेंस है, तो ये 90 पे बना, विच इज डेल्टा फाई। इसीलिए ये 90 बना है, बिकॉज डेल्टा फाई ओवर हियर इज हाउ मच? 90 डिग्री। ठीक है, और ये 3, तो अब ये 2 वेक्टर हो गए, तो इनका जो भी रिजल्टेंट रहेगा ना वो सीधा सीधा ए नेट होगा। ठीक है ना, तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? अगर 2 वेक्टर ऐड करोगे इनका रिजल्टेंट आएगा 5। ठीक है ना, वो सीधा सीधा। और किधर आएगा वो 5? वो पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट 5 आने वाला है, वो कहीं तो यहाँ रहने वाला है, और इसके साथ में एंगल बनाने वाला है अल्फा। ठीक है ना, तो टैन अल्फा कैसे लिखा जाता है फिर?
tan अल्फा जिसके साथ एंगल बना रहा है वो अकेले आता है, और जो दूसरा वाला है वो साइन कॉस के साथ आता है, तो इट इज 3 sin डेल्टा फाइव, वेक्टर का बेसिक है, अपॉन 4 + 3 cos डेल्टा फाइव. So this will be nothing but tan alpha will be nothing but 3/4. ठीक है ना? So alpha will be nothing but 53 degrees. क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है? हाँ So सर, इस पूरे x का जो आंसर होगा, इस पूरे x का जो आंसर होगा वो होगा 5 sin phase of lagging. What is the phase of lagging? Phase of lagging is omega t plus 30 plus alpha. What is alpha? Alpha is 53. So total answer will be x is nothing but sin omega t plus 83. Got it or not? हाँ सर. समझा? ठीक है, एक सम और करते हैं, यही वाला सम कर लेते हैं. ठीक है कि नहीं? ओके, इसका निकालते हैं, या डू दिस, ये तुम लोग होमवर्क कर लो, इसको कर लो, जो भी एक पकड़ के करो उसको. ठीक है, डू दिस. कौन सा वाला सर? ये वाला, ये 2 SHM है, इसका कॉम्बिनेशन निकालना है. ठीक है, मैं यहाँ लिख थर्ड देता वाले का? हूँ. हाँ, थर्ड वाले का. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड वाले का तुम कर लेना घर पे. ठीक है, क्या एग्जाम्पल है? 4 sin ओमेगा टी प्लस 60, 3 cos ओमेगा टी प्लस 60. ठीक है ना? तो x1 है 4 sin ओमेगा टी प्लस 60 एंड x2 is 3 cos ओमेगा टी प्लस 60. ठीक है, लेट्स से दिस इज 30, ऐसा ले लो. ओके, हाँ, कौन, ये दोनों SHM ऐड करना है और एक x बनाना है विच इज x1 प्लस x2. ठीक है ना? तो उसका a नेट कितना होगा और अंदर साइन के क्या आने वाला है, ये लिखना है इन दोनों में. ऐसे कंपेयर कर सकते हैं क्या लैग लीड? पहले तो लैग लीड कंपेयर होनी चाहिए, ऐसे लैग लीड कंपेयर नहीं हो सकती है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको कन्वर्ट कर दो. तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 3 sin ओमेगा टी प्लस 60 प्लस 90, प्लस 60 प्लस 90 मतलब 150. अब कंपेयर हो गया कौन लैग और कौन लीड. ठीक है ना? तो पता चल गया भाई ये लीड और ये लैग. ठीक है ना? तो अब जो लैग कर रहा है, और कितने से, क्या फेज डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? 120 डिग्री का. तो जो लैग कर रहा है उसको बेस पे बनाओ. ठीक है ना? तो लैग 4 कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड बेस पे बनेगा ऐसा हॉरिजॉन्टल, और जो लीड कर रहा है उसका फेस के साथ में, फेस डिफरेंस के साथ में 3 बनेगा. तो ये तो 4 हो गया और ये वैल्यू हो गई 3. ठीक है ना? एंड ये वैल्यू हो गई 3, तो 3 किधर बनेगा? 120 डिग्री पे. तो 3 इज समवेयर ओवर हियर एट 120 डिग्री. क्लियर? ओके, हाँ, तो यहां पे आ गया 3. अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, दैट्स अ वेक्टर, और ये 120 डिग्री पे है, डेल्टा फाई विच इज 120 डिग्री. ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट, और वो किस एंगल पे है, तो इनका रिजल्टेंट कहीं तो भी होगा, मैं मानता हूं यहाँ पे कहीं मान लो ऐसा है. ठीक है, रिजल्टेंट नेट, और ये एंगल बना रहा है अल्फा का, इसके साथ में एंगल बना रहा है अल्फा का. तो मुझे रिजल्टेंट का वैल्यू दे दो, दैट विल बी ए नेट, और अल्फा दे दो, तो मैं लिख सकता हूँ फिर. तो ए नेट का वैल्यू कितना? ए नेट तो 5 रहेगा ना? नहीं नहीं रहेगा ना डियर, क्योंकि 90 नहीं है. ए नेट का वैल्यू दे दो और अल्फा का वैल्यू दे दो. देखिए मेरा कौन बात कर रहा है. म्यूट कर देते हैं. √13. √13, वेरी गुड. √13 इज ए नेट. बाकी लोगों ने भी निकाल लिया होगा √13.
ठीक है ना। कहाँ से आया ये, वही सेम अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 120, ठीक है ना, यहां से आया ये। ओके, इसका वैल्यू आया अंडर रूट 13। ठीक है, आगे अल्फा दे दो, अल्फा। अल्फा tan इनवर्स समथिंग में दे दो, tan इनवर्स ऑफ समथिंग बोल दो अल्फा। tan इनवर्स ऑफ व्हाट? कैसे करेंगे इसको? tan 3 इनवर्स ऑफ plus root 3 3 plus root 3 by 2 upon 5.5। 3 प्लस रूट 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 5.5। देख लेते हैं कैसे आएगा ये। tan इनवर्स ऑफ जिसके साथ अल्फा है वो अकेले आएगा, साइन कॉस के साथ आएगा, तो इट विल बी 3 साइन 120 अपॉन 4 प्लस 3 कॉस 120। ये वेक्टर का रिलेशन है, ठीक है ना, पहला चैप्टर। तो दिस विल बी tan इनवर्स साइन 120, वैल्यू बोलो। minus root 3 by 2। रूट 3 बाई 2 सर। प्लस रूट 3 बाई 2 से। हाँ ठीक है ना, साइन 120 मतलब 90 प्लस 30 और कॉस 30। हाँ 4 प्लस 3 इसका वैल्यू माइनस हाफ। सर कॉस माइनस में आ जाएगा ना। माइनस हाफ। क्लियर ना? ठीक है, सो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, जो टोटल वैल्यू है वो tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, ये देखो 2 इधर चला गया, 8 8 में से 3 गए 5 5, तो 3 रूट 3 बाय 5, अगर मैं सही हूं तो। सही है क्या? हाँ सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 4 2 8, 8 माइनस 3 इज 5, 5 बाई 2 बाई 2 बाई 2 से कटा 3 रूट 3 बाई 5, करेक्ट। सो दिस इज द वैल्यू, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे इसका टोटल x, देयरफॉर x इज नथिंग बट इक्वल्स टू, x इज नथिंग बट इक्वल्स टू a नेट। a नेट कितना है? रूट 13 साइन ऑफ phase of lagging. What is the phase of lagging? Phase of lagging is omega t plus 30 plus alpha. What is alpha? Alpha is tan inverse 3 root 3 by 5। ये हो गया फाइनल, ये SHM बन गया। क्लियर? ठीक है, यस सर। तो आई होप हमने दो चीजें सीख ली बेसिक्स में से, एक हु इज लीडिंग, हु इज लैगिंग एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ SHM, कैसे SHM कंबाइन होता है। ठीक है, अब यहीं से YDAC की शुरुआत होती है थोड़ा सा। अब ये तो SHM कंबाइन थे, अब वेव का अगर हमें इक्वेशन पता है तो किसी पॉइंट पे वेव इज नथिंग बट वेव इक्वेशन इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ SHM एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। वेव का जो इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू, क्या वेव का इक्वेशन है? a sin ओमेगा t प्लस kx प्लस kx। करेक्ट है कि नहीं? ये इक्वेशन है बेसिक सा हमारे पास, हाँ सर। ठीक है।
तो हमें और उसके बहुत सारे वैरायटीज है, जब सोर्स ओरिजिन पे हो ना हो क्या नहीं हो, वो बहुत अलग स्टोरी है, वो सब में मैं घुस नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, बेसिक सा इक्वेशन हमें पता है क्या है उसका, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो अभी मैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव या कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज आवर थर्ड टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स। जस्ट लाइक एसएचएम वही होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ वेव, ठीक है। वो सुपरपोजिशन ऑफ वेव या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं, जो तुमने पढ़ा है उसके अंदर में, उसका रिकैप ले रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो मेरे पास अगर एक सोर्स है यहाँ पे, ठीक है ना, ये सोर्स 1 मान लो, ठीक है। ये एक वेव जनरेट कर रही है जिसका इक्वेशन है a1 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 5, ठीक है। ये इस सोर्स का इक्वेशन है जो ये जनरेट कर रही है, और एक सोर्स और है कहीं तो भी, मान लो यहाँ कहीं है, पता नहीं मुझे, बस यहाँ कहीं तो है, ठीक है। तो ये सोर्स नंबर 2 मान लो, ये भी एक वेव जनरेट कर रही है जिसका इक्वेशन होगा y2 विच इज नथिंग बट a2 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 2, ऐसा, ठीक है। अब मान लो एक पॉइंट है P, यहां पे कहीं तो भी, यहां पर जब ये सोर्स से वेव आएगी, ये सोर्स से एक वेव आएगी ऐसी ट्रेवल करती हुई यहां पर, तो x1 दूरी ट्रेवल कर रही है, और ये सोर्स से वेव आ रही है, x2 दूरी ट्रेवल कर रही है, ठीक है ना। तो ये सोर्स से आ रही है, x1 दूरी ट्रेवल कर रही है, ये सोर्स से आ रही है, x2 दूरी ट्रेवल कर रही है, और यहां तक पहुंच रही है। तो मतलब यहां पर दो एसएचएम आ रहे हैं, एक इसका एसएचएम आ रहा है और एक इसका एसएचएम आ रहा है, और दोनों एसएचएम का हमें कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पी पॉइंट के ऊपर एक तो एसएचएम आया यहां से, वो जो एसएचएम आया उसका क्या एम्पलीट्यूड है, जो यहां से एसएचएम आया, तो यहां से जो एसएचएम आया वो होगा a1, और उसका पूरा इक्वेशन क्या होगा, a1 sin ओमेगा t प्लस k, x1 दूरी पर है तो x1 प्लस 5 ठीक है ना। अब ये एसएचएम का इक्वेशन है यहाँ पर, किसकी वजह से, इसकी वजह से, और एक एसएचएम इसकी वजह से आ रहा है यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट a2 sin ओमेगा t प्लस k x2 प्लस 5 ठीक है ना। दिस x1 को हम क्या बोलते हैं, ये पाथ है जो ये ट्रेवल किया, ठीक है ना। तो दिस इज पाथ लेंथ traveled by this wave, and x2 is also path length traveled by this wave, ठीक है। ओके, तो अब ये दो एसएचएम आ रहा है, अब तो दो एसएचएम का हमको रिजल्टेंट ही तो देना है ना यहाँ पे, तो अब रिजल्टेंट कैसे देंगे भाई हम, तो रिजल्टेंट देने के लिए एक लैगिंग एक लीडिंग, मैं मान लेता हूं ये लैग कर रहा है, ठीक है ना, अज्यूम कर लिया मैंने यहाँ पे, क्या ये लैग कर रहा है, ठीक है, और ये लीड कर रहा है, तो इनका रिजल्टेंट देना है ना मुझको, तो रिजल्टेंट मैं दे सकता हूँ वाई नेट, जो भी होगा यहाँ पे, जो भी नेट एम्पलीट्यूड बैठेगा, वाई नेट कैसे लिखा जा सकता है, इट विल बी ए नेट इंटू साइन ऑफ, यू नो दैट, फेज ऑफ लैगिंग प्लस अल्फा, ठीक है ना। मुझे इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें ज्यादा दिलचस्पी है ये चीज के अंदर में, ठीक है। ए नेट कैसे दिया जाएगा, ए नेट दिया जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, हाँ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस cos 2a1 a2 cos डेल्टा फाइव, बट डेल्टा फाइव इज द फेज डिफरेंस, क्योंकि इसका ऐसे ही बनेगा ना ये, अगर तुम इसका a नेट निकालने की कोशिश करो तो अपना बेसिक क्या बोलता है, बेसिक ये बोलता है पहले a1 बना दो जो लैग कर रहा है वो बना दो, अच्छा ठीक है, जो लैग कर रहा है वो बना दिया, ये a1 हो गया, इसके बाद क्या, फेज डिफरेंस के ऊपर a2 बना दो, तो फेज डिफरेंस के ऊपर मैंने a2 बना दिया, तो ये फेज डिफरेंस के ऊपर मैंने a2 बना दिया, ये सपोज करो फेज डिफरेंस है और यहाँ कहीं तो a2 है, ठीक है, तो ये हो गया a2, ठीक है। यहाँ कितने पे बनाना है, फेज डिफरेंस पे, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, फेज डिफरेंस इज k x2 minus x1 plus phi2 minus phi1, दिस इज द फेज डिफरेंस, क्योंकि इन दोनों का फेज डिफरेंस लोगे, मतलब ये इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे, वही तो करते आए ना, तो ओमेगा टी रख के जो भी था 120 यहाँ पे था 30, वही तो सब्सट्रैक्ट करते थे, तो वो दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया मेरे पास, ठीक है। अब तो ए नेट लिखना है, तो ए नेट कैसे लिखा जाएगा, तो ए नेट लिखा जाएगा यहाँ पे, ओके, सो दिस ए नेट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर
प्लस 2a1a2 cos डेल्टा फाइव। हाँ, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, ऐसा a1 लिखा जाएगा। व्हाट इज डेल्टा फाइव? वेयर डेल्टा फाइव इज इक्वल्स टू k x2 माइनस x1 प्लस phi2 माइनस phi1। ठीक है, इफ आई अज्यूम, स्पेशल केस है, ठीक है ना, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है डेल्टा फाइव का। ठीक है, दिस इज ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डेल्टा फाइव। स्पेशल केस क्या है? इफ आई अज्यूम phi1, मतलब दोनों सोर्स के इनिशियल फेज सेम है, ऐसा मैंने अज्यूम किया। ठीक है ना, कि दोनों सोर्स के इनिशियल फेजेस क्या है? सेम है। ठीक है, अगर ऐसा मैंने अज्यूम किया, मतलब कि दोनों फेज जो है, ठीक है, वो उन दोनों के सेम इनिशियल फेजेस है, तो फिर डेल्टा फाइव का क्या वैल्यू बन जाएगा? तो फिर डेल्टा फाइव का वैल्यू बनेगा k x2 माइनस x1। एंड व्हाट इज x2 माइनस x1? x2 माइनस x1 इज ये Path पाथ difference. माइनस ये पाथ का डिफरेंस है। ठीक है ना, सो डेल्टा फाइव विल बिकम k इंटू डेल्टा x। ठीक है, एंड व्हाट इज डेल्टा x? डेल्टा x इज पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा फाइव बिकम्स 2 pi by lambda into delta x, where delta x is called as path difference. I hope समझ में आया। ठीक है, so this is the formula that we will use quite often, क्योंकि हम जो सोर्स यूज करते हैं वो जनरली उनके फेज डिफरेंस होते नहीं है। ठीक है, क्या बात समझी? ठीक है, सर एक बार थोड़ा सा। कहाँ से बोलो पूरा फिर से? नहीं सर। ठीक है, एक बार फिर से ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। ठीक है, एक सोर्स ये था, सोर्स 1, एक सोर्स ये था, सोर्स 2, पॉइंट P था। इस P के ऊपर इसकी वजह से भी एक SHM आया, क्योंकि ये भी एक सोर्स था, वेव भेजा इसने यहाँ पे, इसकी वजह से भी एक SHM आया, तो एक SHM ये आया, एक SHM ये आया। अब दोनों SHM का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिजल्टेंट जनरेट करेगा। जो रिजल्टेंट जनरेट करेगा वो इससे दिया जाएगा, लेकिन हमें काम ए नेट का है खाली। तो ए नेट कैसे निकलेगा? जो लैग कर रहा है उसका बेस पे बनाओ, जो लीड कर रहा है उसके एम्पलीट्यूड डेल्टा फाइव पे बनाओ। डेल्टा फाइव कैसे निकलेगा? डेल्टा फाइव बोले तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड के बीच का, फेज के बीच का डिफरेंस। तो फेज के बीच का डिफरेंस k x2 माइनस x1 प्लस phi2 माइनस phi1। ठीक है ना, तो ये हो गया डेल्टा फाइव। तो ए नेट ये रहा ए नेट का वैल्यू। तो ए नेट का इक्वेशन, ये एक काम का इक्वेशन, ए नेट जो हमको मिला, उसमें जो डेल्टा फाइव है वो क्या है? जो डेल्टा फाइव है वो ये है, ये। ठीक है, बट ये भी, इसमें भी हम अज्यूम करते हैं कि phi2 इक्वल्स टू phi1। अगर phi2 इक्वल्स टू phi1 मैंने अज्यूम कर लिया, तो डेल्टा फाइव का वैल्यू ये तो जीरो हो गया, तो बचा k x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या है? x2 माइनस x1 मतलब यहां से लेके यहां तक कितना चले वो वाली लेंथ, या वो वाला पाथ लेंथ, और यहां से लेके यहां तक कितना चले वो वाली पाथ लेंथ। तो ये दोनों पाथ लेंथ का डिफरेंस ही तो है ना, तो इसीलिए हम इसे क्या बुलाते हैं? डेल्टा x को बुलाते हैं पाथ डिफरेंस। क्या समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। डेल्टा x इज कॉल्ड एज पाथ डिफरेंस। बहुत बढ़िया, हमें ये चीज समझ में आ गई थी। ओके, सो ये हो गया। तो अभी ए नेट भी हमें पता चल गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन काम का हमें पता चल गया। अच्छा, वी नो इंटेंसिटी। ठीक है ना, इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी? P by इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? P बाय एरिया। अच्छा, पावर बाय एरिया। हाँ, पावर बाय एरिया, बराबर, ठीक है, बिल्कुल सही, पावर अपॉन एरिया। 4 pi r square वही। हाँ, ओके ओके ओके। हाँ, तो उसका जब पावर बाय एरिया करोगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला एवरेज पावर, क्या फॉर्मूला निकलता है एवरेज पावर का? हाफ म्यू वी ओमेगा ए द होल स्क्वायर वाला पूछ रहे। 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला निकलता है। डिवाइड करोगे एरिया से 4 पाई आर स्क्वायर से, ठीक है ना, तो इंटेंसिटी का जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला निकलता है वो ये है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमें इसका ज्यादा काम नहीं है इस चैप्टर के अंदर में। ठीक है, हमें जितना काम है अपन उतना देख लेंगे, खाली मैं लिख देता हूँ एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, दिस इज डेंसिटी ऑफ मीडियम,
दिस इज वेलोसिटी ऑफ वेव इन दैट मीडियम, ठीक है ना, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ओके, और 2 पाई स्क्वायर ये सब है। तो अगर मैं ये देखूं तो फॉर अ डिफाइन पर्टिकुलर, करके हाँ ये डिराइव करके आता है ना, हाफ रो ये वी डिराइव करके आता ओमेगा है, ए द होल स्क्वायर। हाफ रो वी, हाफ रो वी, हाँ शायद काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन करोगे अगर तुम तो उसी से आता है ये, ओके। हाँ तो सर। हाँ, तो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हमें समझ में आया, ओके। नाउ ओके, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज समझ में आ गई कि बाकी सब कुछ अगर कांस्टेंट है, बाकी सब कुछ अगर कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू ए स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। क्या बात समझ आई? यस सर। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन राइट इंटेंसिटी 1 इज सम कांस्टेंट c, ठीक है, into a1 square, and intensity 2 will be equals to some constant into a2 square, ओके। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, तो इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, 2 मिनट होल्ड करना, ठीक है। तो आई नेट कितना हो गया? अब आई नेट तो ए नेट के अंदर में पुट करेंगे तो ए नेट, आई नेट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू, एंड वी कैन राइट आई नेट विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स ए नेट का स्क्वायर, ठीक है ना। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर, सब कुछ ए नेट की जगह पे, ए नेट स्क्वायर की जगह पे आई नेट अपॉन कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना यहाँ पे हम, हाँ ठीक है। तो इफ वी डू दिस, इफ यू पुट दिस, क्या आएगा इसके बाद देखो फर्दर यहाँ पे, मैं वहां से पुट कर रहा हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर में, इस इक्वेशन का यूज कर रहा हूँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ओके। इंटेंसिटी का रिलेशन याद तो हो गई सबको, हाँ सर। याद है ना? ठीक है, बोलो क्या है फिर रिलेशन इंटेंसिटी का? I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos phi। ओके, तो यहाँ से आया हमारे पास इंटेंसिटी का रिलेशन है, ये सब पुट कर देंगे यहाँ से, तो इंटेंसिटी का रिलेशन आएगा आई नेट विल बी इक्वल्स टू, आई नेट विल बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। वेरी गुड, ये रिलेशन आ गया हमारे पास इंटेंसिटी का, ठीक है। तो हमारे पास दो रिलेशन हो गया, एक आई नेट का और एक इंटेंसिटी का, ओके। नाउ वी कैन प्रोसीड फर्दर विथ स्पेशल केसेस, ठीक है। ये दो काम के रिलेशंस है हमारे पास जो हमने डिराइव किया। अब इसके स्पेशल केसेस ले लेते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट पेज, स्पेस ओवर हियर, ठीक है। ओके, let's use this now। ठीक है, अब सुनो फटाफट केसेस क्या बनेंगे। इफ I1 इज इक्वल्स टू I2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I नेट? केस 1, ठीक है, केस डिस्कस करेंगे फटाफट, ठीक है। इफ I1 is equals to I2, what is the value of A net? I net का क्या वैल्यू आएगा? सब और स्पेशल केस में है, ठीक हाँ है। ये पहला है सर। हाँ, क्या वैल्यू आएगा?
4i not 4i, दिस इज इक्वल टू आई ना, दिस इज इक्वल टू आई ले लें, हाँ ठीक है। हाँ बोलो 4i cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, यस सर। ठीक है ना। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करने का खाली आई 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 आई, तो ये 2i, तो i कॉमन आएगा 1 प्लस 2i कॉमन आएगा 1 प्लस कॉस डेल्टा 5/2 बचेगा, ठीक है ना। 1 प्लस कॉस डेल्टा 5/2 इज 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा डेल्टा बाय 5/2, ठीक है ना। ओके, सो इस तरीके से आई नेट आ जाएगा। ओके, हमें ये समझ में आ गया। इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू 4i कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। डेल्टा 5 का वैल्यू यहां से हमें पता है स्पेशल केस के साथ में 2 पाई बाय लैम्बडा डेल्टा एक्स, 2 पाई बाय लैम्बडा डेल्टा एक्स। अगर वो डाल दूं यहाँ पे मैं तो कितना आ जाएगा, पाई बाय लैम्बडा डेल्टा एक्स। ये फेस डिफरेंस के टर्म में आई नेट है और ये पाथ डिफरेंस के टर्म्स में आई नेट का वैल्यू है। जो चाहिए वो यूज कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, ये वाला जो है फेस डिफरेंस के टर्म्स में नेट है और ये वाला जो है वो पाथ डिफरेंस के टर्म्स में नेट है। जो चाहिए यहां से वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं स्पेशल केस नंबर 2, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है। दो चीजें हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। पहली बार आई होप सब नाम नहीं सुन रहे, ये सुन चुके हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दो एसएचएम उस जगह पे ऐसे मिलेंगे कि नेट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब दो एसएचएम उस जगह पे ऐसे मिलेंगे कि नेट एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी केसेस में डिस्कस कर लेता हूं। केस नंबर 2, ठीक है। ये सब कुछ मैं वहीं से सुपरपोजिशन का रिकैप ही ले रहा हूं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हुआ तो ए मैक्सिमम का क्या वैल्यू बनता है? a1 plus a2। यस, ए मैक्सिमम का वैल्यू बनता है a1 प्लस a2, ठीक है। इसमें अगर सब केस ले लूं, सब केस कि इफ a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a, देन 2a a max is equals to 2a। ओके, वेरी गुड। ये दो चीजें हमें पता है। तो ये पहला बुलेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की लाइन से पता है हमें। आई मैक्सिमम विल बी i1 प्लस i2। हाँ सर। शाबाश, है ना। आई मैक्सिमम विल बी i1 plus i2 अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 द होल स्क्वायर। बस अपॉन में कुछ नहीं दिया, इतना ही। अपॉन में है ना, अपॉन में कुछ नहीं अंडर है, रूट अपॉन में i1। नहीं। अच्छा अच्छा, ओ सॉरी, रेशियो बोल रहा था मैं। ठीक है ना। आई मैक्सिमम विल बी अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 द होल स्क्वायर। भयंकर गलती होती है नीट के पेपर में, ये पूछता है, ठीक है ना। बच्चे एकदम टशन के अंदर में i1 प्लस i2 कर देंगे। आई मैक्सिमम क्या होता है सर? i1 प्लस i2, दो इंटेंसिटी तो ऐड करनी। अरे नहीं, ए मैक्सिमम a1 प्लस a2 होता है। आई मैक्सिमम का तो ये वैल्यू निकल जाता है। और अगर मैं इसका स्पेशल केस फ्रेम कर दूं तो इफ i1 इक्वल्स i2 इक्वल्स i, देन 4i ना, 4i। then I max is nothing but equals to 4i। क्या ये दो चीज समझ में आई? ठीक है, ये एक चीज याद रखनी है, ये एक चीज याद रखनी है। और बेसिक अगर स्पेशल केस नहीं है तो ये है और फिर ये है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? तब होगा जब ये वाला वैल्यू मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम तब होगा जब कॉस्ट मैक्सिमम होगा, और कॉस्ट मैक्सिमम लेता है वैल्यू 1 का, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब कॉस्ट का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कॉस्ट का वैल्यू 1 कब कब होता है? कॉस्ट का वैल्यू 1 हर वो n इंटीग्रल ऑफ पाई के लिए होता है, टू n पाई, where n varies from 0, 1, 2 and so on। मतलब cos 0 is 1, cos 2 pi is again 1, cos 4 pi is again 1। मतलब पूरा एक चक्कर घूम के आओगे तुम। क्या समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ सर। ठीक है ना। ओके, तो ये तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब फेज डिफरेंस 2n पाई का होगा, या फिर
पाथ डिफरेंस इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस हैज टू बी इक्वल्स टू 2n पाई के बराबर। ठीक है, पाई से पाई काट दो, 2 से 2 काट दो। ये तब होगा जब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, n लैम्बडा। क्या मेरी बात समझ आ रही? ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये होता है और कब होता है? तब होता है जब फेज डिफरेंस या तो इसका हो या पाथ डिफरेंस कितने का हो, पाथ डिफरेंस n लैम्बडा का हो। ठीक है, where n varies from this when n is this। ठीक है, ओके, ये n का वेरिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डिक्टेट करने के लिए टर्म्स को। क्या समझ में आ गया? मतलब कि अगर मैं एग्जांपल ले लूं तो एग्जांपल ऐसा होगा कि पाथ डिफरेंस जब 0 हो या लैम्बडा हो या 2 लैम्बडा हो या 3 लैम्बडा हो, ऐसे पे, हाँ ऐसे पे या n लैम्बडा तक जाएगा ये। ठीक है, तब पाथ डिफरेंस, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसी के बाजू में लिख लेते हैं अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होगा? ठीक है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होगा? ठीक है, हाँ, केस नंबर 3, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता क्या है? जब मिनिमम हो जाए चीजें, है ना। क्या पहली कंडीशन है? ए मैक्स, ए मिनिमम कितनी होनी चाहिए डिस्ट्रक्टिव के लिए? A1 minus A2 A1 minus A2। ठीक है ना, if this happens, 0 0 A1 minus A2। ठीक है, if this happens then it is 0। ठीक है, हाँ, तो ये हमें एक केस पता होना चाहिए। हाँ, if this then A minimum is 0। ओके, ये हाँ, और I maximum I1 minus I2 minus under root I2 the whole square। हाँ, under root I1 minus under root I2 the whole square। I minimum will be under root I1 minus under root I2 the whole square। ठीक है, and if this happens then it is I minimum is 0 I minimum 0 it is again 0। ठीक है ना, if this happens then I minimum is 0। okay, so if this happens then I minimum is 0। कुछ बना के दे देता हूँ थोड़ी अच्छे से। ठीक है, then I minimum is 0। मुद्दा यहाँ डिस्कशन पे है, थर्ड पॉइंट। ये कब होगा? ये तब होगा जब कॉस हाईएस्ट होगा लेकिन नेगेटिव साइड पे। ठीक है ना, ये तब होगा, मतलब कॉस का वैल्यू जब -1 होगा, और कॉस -1 वो साइड पे लेता है माइनस एक्स एक्सिस के ऊपर, ऐसा अगर देखा जाए तो मतलब जब डेल्टा फाई का वैल्यू कितना चल रहा होगा, जब डेल्टा फाई ऑड इंटीग्रल्स होंगे, समझे कि नहीं, वेयर n इज इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि देखो ना, पहला cos -1 कब होता है? cos पाई पे, तो n का वैल्यू 0 तो पाई, cos पाई एग्जांपल ले लेंगे ना अगर अपन, तो पहली बार कब होगा? पहली बार होगा पाई पे, फिर कब होगा? ऑड इंटीग्रल है तो कब होगा? 3 पाई, फिर कब होगा? पाई पाई, ऐसा होते जाएगा। ठीक है ना, तो ये तो फेज डिफरेंस का केस है। या फिर पाथ डिफरेंस कितना हो, इसी को पुट कर दो, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, तो यहाँ से डेल्टा एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो डेल्टा एक्स का वैल्यू आएगा 2n+1 लैम्बडा बाई 2। हाँ सर, समझ में आया कि नहीं? ठीक है ना, यानी कि कब कब होगा? यानी कि पहला कब होगा? पहला तब होगा, पहला होगा लैम्बडा बाई 2 पे, फिर कब होगा? फिर 3 लैम्बडा बाई 2, फिर कब होगा? 5 लैम्बडा बाई 2, यानी पहला होगा 0.5 लैम्बडा पे, फिर दूसरा कब होगा? 1.5 लैम्बडा पे, तीसरा कब होगा? 2.5 लैम्बडा पे, सो ऑन सो फोर्थ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। क्लियर? तो ये इतना था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, हम क्या बुलाते हैं उसे? हम मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है ना, अभी से हम क्या बोलते हैं उसे? वहां तक तो ये बोलते थे, अभी हम इसे क्या बोलते हैं? ये तब बोलते हैं हम, ये मैक्सिमा हो रहा है। ठीक है ना, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले तो हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं मिनिमा। मिनिमा। क्या मेरी बात समझी?
ठीक है। ओके, अब सवाल कैसे आते हैं इसके ऊपर, कुछ सवाल तुम लोग ने कर रखे होंगे, ठीक है, फटाफट थोड़े से आंसर कर दो तो मैं YDAC का लिंक शुरू कर दूं यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं तुमसे यहाँ पे कि मान लो ऐसा दो सोर्स है, ठीक है ना, एक सोर्स ये है S1, एक सोर्स ये है S2, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये दोनों सोर्स के बीच में डिस्टेंस है, मान लो 5.2 लैम्बडा है, ठीक है ना, अपन ले लेते 5.2 लैम्बडा को, ठीक है। सवाल नंबर एक्सरसाइज एग्जांपल ले लो, एक आदमी है जिसके पास एक इंटेंसिटी डिटेक्टर है, ठीक है ना, इंटेंसिटी डिटेक्टर है, वो S1 से S2 चला गया, ठीक है ना, चलते हुए, उसे कितने मैक्सिमा मिलेंगे और कितने मिनिमा मिलेंगे? ऐसे क्वेश्चन किए हैं कि मैं बताऊं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है सर। ये चलता जा रहा है यहाँ से भी, इसमें से वेव निकल रही, इसमें से भी वेव निकल रही, तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, ठीक है ना। तो कितने मैक्सिमम मिलेंगे और कितने मिनिमम मिलेंगे, दैट्स द क्वेश्चन यहाँ पे। मिनिमम λ/2 3 λ/2 पे मिलेगा। हाँ वैसे एग्जैक्टली, तो कितने होंगे इसके अंदर, ये निकालना है हमें, ओके। सो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमा मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ मिनिमा मिलेंगे। इफ आई फ्रेम दिस क्वेश्चन तो ऐसे लिखेंगे, व्हेन इंटेंसिटी डिटेक्टर आईडी लिख लेता हूं मैं, व्हेन इंटेंसिटी डिटेक्टर मूव्स फ्रॉम, ठीक है ना, मूव्स फ्रॉम S1 to S2, how many, calculate number of maximas and minimas, ठीक है। आओ देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। हो सकता है हर एक का तरीका अलग अलग होता है, मैं किस तरीके से करता हूँ। यहाँ से एक वेव निकली होगी, यहाँ से एक वेव निकली होगी, यहाँ पे कहीं एग्जैक्टली सेंटर में इनका पाथ डिफरेंस 0 हुआ होगा, क्योंकि ये भी सेम चली होगी, ये भी सेम चली होगी, तो यहां पर कहीं तो भी पाथ डिफरेंस 0 होगा एग्जैक्टली सेंटर में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। समझा कि नहीं? पाथ डिफरेंस ना, यहाँ से एक अगर वेव निकली वो चली तो वो इतना पाथ चली, और यहाँ से एक वेव निकली वो चली तो वो इतना पाथ चली, दोनों बीच में मिलेंगे तो दोनों सेम पाथ चल कर आए हैं, तो दोनों के चलने के बीच में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? 0। तो एग्जैक्टली सेंटर में यहाँ पे 0 होगा पाथ डिफरेंस, ठीक है, ओके। तो फिर कहीं तो 1 लैम्बडा का पाथ डिफरेंस होगा, कहीं तो 2 लैम्बडा का पाथ डिफरेंस होगा, कहीं तो 3 लैम्बडा का पाथ डिफरेंस होगा, ऐसा। क्या मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। ठीक है। सो देयर विल बी सम पॉइंट ओवर हियर जहां 1 लैम्बडा होगा, सम पॉइंट ओवर हियर जहां 2 लैम्बडा होगा, सम पॉइंट ओवर हियर जहां 3 लैम्बडा होगा, सम पॉइंट ओवर हियर जहां 4 लैम्बडा होगा। यहाँ पे कितना होगा पार्ट डिफरेंस? अगर मैं सपोज करो, इसको पहले मिटा दो, पहले यहाँ का पार्ट डिफरेंस सेट कर लेते हैं। पूरा 5.2 होगा। हाँ, कितना होगा? पूरा 5.2 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अगर पार्ट डिफरेंस चाहिए तो इसको इतना चल के आना है और इसको कुछ भी नहीं चल के जाना है, तो दोनों के बीच में चलने में फर्क कितना है? ये 5.2 लैम्बडा चल के आया और ये कुछ भी नहीं चल के गया, तो पाथ डिफरेंस यहाँ पर जो है, तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो है 5.2 लैम्बडा का। सिमिलरली यहाँ पे कितना है पाथ डिफरेंस? यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो भी 5.2 लैम्बडा का है, क्योंकि अगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस निकालते बैठू तो इसके यहाँ तक चल के आना और इसका यहीं तक चल के आना, तो इसने कुछ भी नहीं चला, ये 5.2 लैम्बडा चल के इधर तक आया है, तो पाथ डिफरेंस 5.2 लैम्बडा हुआ है। क्या इतना समझ में आया? हाँ सर। मतलब यहाँ पे कहीं तो भी 1 लैम्बडा चला होगा, यहाँ पे कहीं तो भी 2 लैम्बडा चला होगा, यहाँ पे कहीं तो भी 3 लैम्बडा चला होगा, यहाँ पे कहीं तो भी 4 लैम्बडा चला होगा, यहाँ पे कहीं तो भी 5 लैम्बडा चला होगा। क्लियर? 6 लैम्बडा तो आएगा नहीं क्योंकि बीच में 5.2 लैम्बडा है। क्लियर?
सिमिलरली यहाँ पे कहीं तो भी 1 लैम्बडा होगा, यहाँ पे कहीं तो भी 2 लैम्बडा होगा, यहाँ पे कहीं तो भी 3 लैम्बडा होगा, 4 लैम्बडा होगा और 5 लैम्बडा होगा। तो कितने मैक्सिमा हुए? मैक्सिमस तो n लैम्बडा पे होते हैं ना। मैक्सिमस तो 0 पे 1 होता है, फिर लैम्बडा पे, फिर 2 लैम्बडा पे, फिर 3 लैम्बडा पे, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, सो हाउ मेनी आर देयर? एक 5 लैम्बडा पे, 2, 3, 4, 5, 0 पे भी मैक्सिमा होता है। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ मैक्सिमस? 11। ये समझ में आया? हाँ सर। क्लियर? हाँ, कितने मिनिमा होंगे? नंबर ऑफ मिनिमा निकालना है हमें। हाँ, कितने मिनिमा होंगे? तो ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैक्सिमम हुए थे, यहाँ पे कहीं तो 0.5 लैम्बडा होगा, यहाँ पे कहीं तो 1.5 लैम्बडा होगा, यहाँ पे कहीं तो 2.5 लैम्बडा होगा, कहीं तो 3.5 होगा, कहीं तो 4.5 होगा। 5.5 नहीं होगा क्योंकि 5.5 इधर है। क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पे कहीं तो 0.5 लैम्बडा होगा, कहीं तो 1.5 लैम्बडा होगा, कहीं तो 2.5 लैम्बडा होगा, कहीं तो 3.5 लैम्बडा होगा, कहीं तो 4.5 लैम्बडा होगा। 5.5 नहीं होगा क्योंकि 5.2 लैम्बडा यहाँ पे है। तो कितने मिनिमा हो गए? 1, 10 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10। तो देयर आर टोटल 10 मिनिमास। क्या मेरी बात समझी? यस सर। हाँ सर। एक और सवाल कर लो मेरी तसल्ली के लिए कि भाई जो डिलीवर हुआ वो समझ में आया, क्योंकि वाईडीएसी में यही सब करना है, यही सब करना है बस। जो मैं बोल रहा हूँ वो खाली 2 सोर्स खड़े होंगे, स्क्रीन होंगे, उस पर करना होगा, बाकी करना यही है, ऐसे ही कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं 2 सोर्स दे देता हूँ तुम्हें। एक सोर्स S1 पे है मान लो, एक सोर्स S2 पे है मान लो। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, चलो अच्छे से। ठीक है, यहाँ लिख लो। एक सोर्स S1 पे है, एक सोर्स S2 पे है। थोड़ा ब्रीफ में, जिसको नहीं समझ में आया उसे तो समझे एटलीस्ट। ओके, ये और इन दोनों के बीच में वो ले लेते हैं अपन कुछ तो बेसिस 4.6 लैम्बडा है। ठीक है ना, और एक आदमी वो इंटेंसिटी डिटेक्टर चल रहा है, सवाल रिमेन्स द सेम। पता लगाओ कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा डिटेक्ट कर रहा है। S1 से S2 चल रहा है, पता लगाओ नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने डिटेक्ट कर रहा है, नंबर ऑफ मिनिमा कितने डिटेक्ट कर रहा है। नाइन मैक्सिमा 10 मिनिमा। करेक्ट, 9 मैक्सिमा डिटेक्ट कर रहा है, 10 मिनिमा डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, कैसे किया इसने 9 मैक्सिमा 10 मिनिमा? देखो कैसे किया इसने। इसने सोचा कि ये यहाँ पे पहले तो कितना पार्ट डिफरेंस है। ठीक है ना, यहाँ पे कितने का पार्ट डिफरेंस है? तो यहाँ पे पूरा 4.6 लैम्बडा है। क्यों 4.6 लैम्बडा है? अगर एक आदमी यहाँ से चल के, एक वेव चल के यहाँ से यहाँ आ रही है और एक वेव यहीं की यहीं है, दोनों में पाथ का डिफरेंस कितना है? तो कुछ भी नहीं चली, ये 4.6 लैम्बडा चली। ठीक है, अब भाई ये कितना चली? तो ये भी 4.6 लैम्बडा, क्योंकि यहाँ पे भी पार्ट डिफरेंस कितने का है? 4.6 लैम्बडा का है। कहीं तो भी यहाँ होगा एक बीच में पॉइंट जहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितने का होगा? 0 होगा, क्योंकि ये भी सेम डिस्टेंस चल के आया होगा, ये भी सेम डिस्टेंस चल के आया होगा, तो पाथ डिफरेंस 0 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं तो फिर 1 लैम्बडा होगा। ठीक है, कहीं तो फिर 2 लैम्बडा होगा, कहीं तो फिर 3 लैम्बडा होगा, कहीं तो फिर 4 लैम्बडा होगा। 5 लैम्बडा नहीं होगा क्योंकि 4.6 इधर ही है, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे भी कहीं फिर पार्ट डिफरेंस 1 लैम्बडा का हुआ होगा, कहीं तो 2 लैम्बडा का हुआ होगा, कहीं तो 3 लैम्बडा का हुआ होगा और कहीं तो 4 लैम्बडा का हुआ होगा। ऐसे पार्ट डिफरेंस हुए होंगे। ठीक है ना, और फिर मिनिमा के लिए तो ये काउंट करने अपने को मैक्सिमा 4.6 पे है क्या? नहीं, 4.6 पे ना मिनिमा होगा ना मैक्सिमा होगा। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 पे भी मैक्सिमा होता है। 6 7 8 9 9। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए? 9। क्लियर? ठीक है, तो आंसर नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए? 9। कितने मिनिमा हुए होंगे? तो ये 0.5 लैम्बडा पे एक पहला हुआ होगा, 1.5 लैम्बडा हुआ होगा, 2.5 लैम्बडा हुआ होगा, 3.5 लैम्बडा हुआ होगा। 4.5 आएगा क्या? आएगा। आएगा हाँ क्योंकि सर। 4.6 है वहां पे।
ठीक है ना। तो 0.5 लैम्बडा पे एक ये हुआ होगा, 1.5 लैम्बडा पे दूसरा हुआ होगा, 2.5 लैम्बडा पे, 3.5 लैम्बडा पे एक, और 4.5 लैम्बडा पे एक। ठीक है ना। तो अभी कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ मिनिमाज आर 10। क्लियर? हाँ यस सर। सर। ओके, वेरी गुड। तो ये हमें समझ में आ गया यहाँ पे। अब अगर मैं तुमसे यही सेम सवाल मैं पूछूं कि अब देखो कैसा है ना, अपन इसको थोड़ा सा नामकरण करते हैं। क्या नामकरण करते हैं यहाँ पे? इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है ना। फिर इसके बाद जो जाता है ना, ये फर्स्ट है, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है ना। यहाँ पे भी फर्स्ट है क्योंकि दोनों तरफ 1 1 लैम्बडा पे, दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा। क्या समझा? ठीक है। दिस इज सेकेंड मैक्सिमा, दिस इज थर्ड मैक्सिमा, दिस इज सेकेंड मैक्सिमा, दिस इज थर्ड मैक्सिमा, दिस इज फोर्थ मैक्सिमा। क्लियर हुआ इतनी बात? ठीक है। हाँ जी सर। सर। हाँ। और फिर ये जो है ना पहला वाला 0.5 लैम्बडा पे, इसे अपन बोलते हैं फर्स्ट मिनिमा। फिर ये सिमिलरली इसके बाजू वाला, ये भी फर्स्ट मिनिमा है 0.5 वाला। ठीक है ना। दिस इज फर्स्ट मिनिमा। 1.5 लैम्बडा वाला सेकेंड मिनिमा, सो ऑन सो फोर्थ। क्या समझा? यस सर। ठीक है। तो अगर एक आदमी यहां से चल के यहां जा रहा है, ठीक है, और सवाल ये पूछा गया कि बताओ यहां से यहां जाने में इसको थर्ड मैक्सिमा कितने बार मिलेंगे? 2 बार। 2 बार। एक बार इधर मिलेगा, एक बार इधर मिलेगा। क्या समझ में आ रही बात? हाँ यस हाँ सर। सर। क्लियर? ठीक है। अगर यहां से लेके एक आदमी जा रहा है, इसको फिफ्थ मैक्सिमा कितने बार मिलेंगे? 0। एक भी बार नहीं सर, फिफ्थ मैक्सिमा आ ही नहीं रहा इसके बीच में। तो ये से टाइप के सवाल तुम कर सकते हो। ठीक है ना। ओके। सो अगर सवाल पूछा गया, उसने क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी थर्ड मैक्सिमा विल आईडी फील? हाँ, तो आंसर क्या है इस चीज का? तो इस चीज का आंसर है 2 बार, 2 टाइम्स। क्लियर? ठीक है। फिफ्थ मैक्सिमा कितने बार? तो 0 बार। नहीं आ रहा? समझ में आया? ठीक है। ओके। नाउ नेक्स्ट। कुछ भी नहीं समझे पूछो। ओके। अगर मैं पूछूं, बोलूं कि दिस इज S1, दिस इज S2, ठीक है, सेम सवाल ले लेते हैं। ये ले लेते हैं 4.6 लैम्बडा, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं सेम। ठीक है। क्वेश्चन इज कितना डिस्टेंस चलने के बाद इसे थर्ड मैक्सिमा मिल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच ही गेट्स थर्ड मैक्सिमा। सवाल समझा? हाँ फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच आईडी गेट्स, एक आदमी है जो चल रहा है आईडी लेकर के, इंटेंसिटी डिटेक्टर, फाइंड द डिस्टेंस आफ्टर विच he gets फर्स्ट टाइम थर्ड मैक्सिमा। क्योंकि थर्ड मैक्सिमा 2 बार मिल रहा है उसको, एक बार इधर भी मिलेगा। तीसरा वाला मैक्सिमा पहली बार कब मिलेगा उसको? फर्स्ट टाइम थर्ड मैक्सिमा। डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस। ठीक है। कैसे करेंगे ऐसे टाइप 2.5 क्वेश्चन? लैम्डा। हम्म 1.53 लैम्डा। 1 पॉइंट कैसे आया? सर जितने मैक्सिमा आ रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, एक का मिल जाएगा और फिर थर्ड आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई। जितने मैक्सिमा
क्या क्या बोले वापस से? जितने टोटल मैक्सिमा आ रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो एक मैक्सिमा का डिस्टेंस मिल जाएगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक साइड से आ जाएगा। तो किधर से आएगा वो फिर? कितना बोला वैल्यू तुमने? 1.53 लैम्डा। 1.53 लैम्डा नहीं आएगा ना। 4.6 13.8 2.3 minus 1.53 और thing. सर 13.8 लैम्बडा 13.8 लैम्बडा। टोटल डिस्टेंस 4.6 लैम्बडा का है डियर। 13.8 लैम्बडा बोले तो तुम निकाल दिए उसको बाहर, S2 के भी बियॉन्ड। हाँ आओ देखिए कैसे करते हैं। छोड़ो 1.6 होगा ना। कितना 1.6? हाँ मतलब समझा, मैं नहीं समझा, मैं फर्स्ट टाइम थर्ड मैक्सिमा नहीं समझा मैं। मतलब ये पहली बार ये डिस्टेंस कितना है वो पूछ रहा है। ये थर्ड मैक्सिमा पे पहली बार यह पूछेगा ना, तो ये डिस्टेंस कितना है, सिंपल सा सवाल है। हाँ तो ये distance 1.6 हुआ ना वो तो। नहीं, यहाँ ये डिस्टेंस नहीं इंडिकेट कर रहा है, पहले तो ये समझो। यहां से लेके यहां तक की दूरी 3 लैम्बडा की नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ ना कि ये पाथ डिफरेंस है, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी 1 लैम्बडा की है ऐसा नहीं बताता है ये, ठीक है ना। हाँ ये जो मैंने बढ़ाया पाथ डिफरेंस बता रहा है, ठीक है। तो हाँ दूरी कितनी हमें नहीं पता। तो मान लो मैं ऐसा मानता हूं कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा रहा होगा, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा रहा होगा 1 लैम्बडा पे, फिर 2 लैम्बडा पे सेकंड मैक्सिमा रहा होगा, फिर 3 लैम्बडा पे थर्ड मैक्सिमा। इसका मतलब ये कि यहाँ पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा का है, ठीक है। तो मान लो अगर ये x पाथ ट्रेवल करके यहां से आया, ठीक है, x, तो यहां से जो आ रहा था वो कितना पाथ ट्रेवल करके आ रही थी वेव, तो वो जो ट्रेवल करके आ रही थी वो था 4.6 लैम्बडा माइनस एक्स। ये दोनों का डिफरेंस 3 लैम्बडा है, ठीक है। मतलब कि 4.6 लैम्बडा माइनस एक्स जितना ट्रेवल करके आया, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि दोनों का पाथ डिफरेंस लेना है और ये पाथ डिफरेंस 3 लैम्बडा के बराबर है। ये मुझे पता है थर्ड मैक्सिमा है, तो मुझे पाथ डिफरेंस पता है यहाँ पे 3 लैम्बडा के बराबर होना है। तो पाथ डिफरेंस एक्चुअल में कितना है, ये इतना चला x और ये कितना चला, ये चला 4.6 लैम्बडा माइनस एक्स। तो ये दोनों में से पाथ डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो बड़ा 4.6 लैम्बडा माइनस एक्स है, उसमें से छोटा माइनस कर दिए तो ये बचा, समझे। तो टोटल x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आएगा 0.8 लैम्बडा। चेक कर लो एक बार तो सही। 1.6 हाँ डिवाइड बाय 2, समझा, हाँ सर। क्लियर, ओके। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तुमसे, जा, हाँ, अगर मैं इस सवाल पूछूं तुमसे, ये वाला टाइम अप। 5 मिनट, 9:30 खत्म कर रहे हैं, कितना टाइम है? 7 more minutes, ओके। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं तुमसे कि मान लो ये S1 है, ये S2 है, ठीक है, दोनों के बीच में ये ले लो 5.6 लैम्बडा, ठीक है, टेक इट 5.6 लैम्बडा, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज 5.6 लैम्बडा, ओके। हाँ, सवाल है कि इसको दूसरी बार मैक्सिमा कितनी दूरी ट्रेवल करने पे मिलेगा, ठीक है ना। यह क्वेश्चन ये है कि इंटेंसिटी आईडी को सेकेंड टाइम मैक्सिमा कितनी दूरी ट्रेवल करने पर मिलेगा। वेयर विल आईडी फाइंड सेकेंड टाइम मैक्सिमा, आफ्टर व्हाट डिस्टेंस विल आईडी फाइंड सेकेंड टाइम मैक्सिमा। पहले तो सवाल समझो,
आफ्टर व्हाट डिस्टेंस विल आईडी फाइंड सेकंड टाइम मैक्सिमा। उसने सेकंड मैक्सिमा की बात नहीं किया है, उसने बोला है मैक्सिमा कोई भी मिल रहा हो उसको दूसरी बार कब मिल रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे ऐसे टाइप के सवाल को? यहाँ पे पार्ट डिफरेंस होगा 0 लैम्बडा का, ठीक है ना? ओके, यहाँ पे कहीं तो भी आएगा 1 लैम्बडा, कहीं तो भी आएगा 2 लैम्बडा, कहीं तो भी आएगा 3 लैम्बडा, कहीं तो भी आएगा 4 लैम्बडा, कहीं तो भी आएगा 5 लैम्बडा। ठीक है, और 6 लैम्बडा उसके बियॉन्ड जाएगा क्योंकि यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 5.6 लैम्बडा का होने वाला है। कि यहाँ तक तो मेरी बात सबको समझ में आती है कि बाउंसर ही जा रहा है। समझ में आ रहा है सर। ठीक है ना? अब सेकेंड टाइम मैक्सिमा बोला, मतलब पहला मैक्सिमा उसे 5 लैम्बडा वाला मिलेगा विच इज द 5th मैक्सिमा, वो उसे पहली बार मिलेगा। दूसरा मैक्सिमा उसे 4th लैम्बडा वाला मिलेगा। मतलब जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये है कि ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है। क्या समझ में आया? यस सर। और सवाल अगर ऐसा होता ना कि व्हेन विल ही फाइंड सेकेंड टाइम 4th मैक्सिमा, मतलब इधर कहीं ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। सेकेंड टाइम 4th मैक्सिमा इधर मिल रहा है। सेकेंड टाइम मैक्सिमा और सेकेंड टाइम चौथा वाला मैक्सिमा मिलने में बहुत फर्क है। क्या मेरी बात समझी? हाँ सर। तो पहला वाला सवाल अलग था, ये वाला सवाल अलग है। तो इसमें सेकेंड टाइम मैक्सिमा पूछा है, तो पहली बार मैक्सिमा मिलेगा उसे 5 लैम्बडा पे। कौन सा वाला मैक्सिमा मिलेगा? उसे 5th वाला मैक्सिमा मिलेगा 5 लैम्बडा पे। और दूसरी बार उसके मैक्सिमा मिलेगा, चौथा वाला मैक्सिमा मिलेगा, वो 4 लैम्बडा पे मिलेगा। अभी एक्स निकालना है मुझे, तो अगर अभी एक्स निकालना है मुझे तो 0.8 कितना? 0.8 अब जो भी वैल्यू आएगी मुझे पता नहीं है। अभी क्या करेंगे इसके अंदर में, ये 5 पॉइंट, ये x है तो यहाँ से कितना चला होगा? 5.6 लैम्बडा माइनस एक्स चला होगा ना यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कितना चला होगा? तो यहाँ से जो रे आई होगी यहाँ तक में वो 5.6 लैम्बडा माइनस एक्स चली होगी। तो पाथ डिफरेंस कितने का हो गया? तो पाथ डिफरेंस हो गया 5.6 लैम्बडा माइनस एक्स। ये पाथ चला माइनस ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए x चला, और टोटल पाथ डिफरेंस। और ये पाथ डिफरेंस कितने के बराबर होना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 4 लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्चुअल पाथ का डिफरेंस लेकर के निकाला, और ये मुझे पता है कंडीशन से कि मैक्सिमा 4 लैम्बडा पे बनेगा दूसरी बार। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर दिए, तो दोनों को इक्वेट कर दिए तो कितना आया? 1.x है तो वही x इज इक्वल टू 0.8 लैम्बडा। क्या मेरी बात क्लियर है इतनी? हाँ सर। हाँ सर। सर तो ये समझ में आया। ठीक है, अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं अभी, एक मेरी तसल्ली के लिए कर लो, फिर क्लास कंक्लूड करते हैं। ठीक है, ध्यान से करना है एकदम। ठीक है, S1 है, S2 है, ठीक है, डिस्टेंस ले लो, कितना ले लेंगे डिस्टेंस, और कुछ भी ले लो, रैंडम में ले लो, 5.3 लैम्बडा। ठीक है, एक आदमी है, इधर से शुरू किया, सेंटर से, दोनों के सेंटर से। ठीक है, सेकेंड टाइम मिनिमा कितनी दूरी चलने पे मिलेगा? सेकेंड टाइम मिनिमा कितनी दूरी चलने पे मिलेगा? इधर जा रहा है वो, ठीक है ना? तो सेकेंड टाइम मिनिमा कितनी दूरी चलने पर मिलेगा? आफ्टर व्हाट डिस्टेंस, आफ्टर व्हाट डिस्टेंस will ID find second time minima? गलत मत करना। अच्छा मुझे ये बताओ, सेकेंड टाइम मिनिमा कौन सा वाला मिलेगा?
कितनी दूरी पे मिलेगा वो छोड़ो, कौन सा वाला मिलेगा? 3 लैम्बडा बाय 2 0.75 आया सर 0.57 57 की 75? 57 57 ठीक है, देख लेते हैं। हाँ बोलो, कौन सा वाला मिलेगा? 3 लैम्बडा बाय 2 मतलब 1.5 लैम्बडा वाला मिलेगा, बराबर कि हाँ नहीं? सर ठीक है, क्योंकि जब ये जो चलेगा यहाँ से शुरू करेगा तो पहला लैम्बडा इसे मिलेगा 0.5 लैम्बडा वाला, ये मिनिमम मिलेगा पहला, दूसरा मिलेगा 1.5 लैम्बडा पे। तो मुझे तो इतनी की दूरी चाहिए ना, मतलब मुझे तो यही डिस्टेंस चाहिए ना, तो मुझे तो यही x चाहिए खाली यहाँ से, हाँ सर ठीक है ना? तो जो यहाँ से वेव निकली होगी यहाँ पहुंचने के लिए कितनी दूरी ट्रेवल की होगी? इतनी दूरी ट्रेवल की होगी। क्या है वो दूरी? वो दूरी है 5.3 लैम्बडा बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है? 5.3 लैम्बडा बाई 2 ये वाली दूरी है, प्लस एक्स। और यहां से जो वेव निकली होगी वो कितनी दूरी ट्रेवल की होगी यहाँ पहुंचने के लिए? तो यहाँ से जो दूरी वेव निकली होगी वो दूरी ट्रेवल की होगी 5.3 लैम्बडा बाई 2 माइनस एक्स, इतनी दूरी ट्रेवल की होगी यहाँ पहुंचने के लिए। इन दोनों दूरी का डिफरेंस 1.5 लैम्बडा है, ठीक है ना? मतलब कि बड़ा वाला कौन सा है? तो बड़ा वाला ये है, तो 5.3 लैम्बडा बाई 2 जो पाथ डिफरेंस जो है एक्चुअल से कैसे निकाले? ये इतनी वेव चली ये वाली यहां से यहां पहुंचने के लिए, माइनस यहां से यहां पहुंचने के लिए ये वेव चली 5.3 लैम्बडा बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है ना? और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए 1.5 लैम्बडा के, क्योंकि ये तो आया, मुझे पता चल गया कि मुझे सेकंड वाला मैक्सिमा इस पे ही मिलने वाला है, ठीक है? और ये एक्चुअल पाथ है, क्लियर? तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 1.5 लैम्बडा, तो x इज इक्वल्स टू 0.75 लैम्बडा। क्या समझ आ रहा है? हाँ सर। सर सिर्फ सर एक करके नहीं सर कर थर्ड सकते? वाले में एक बार वैल्यू रख के दिखाओ ना। थर्ड वाले में वैल्यू मतलब नहीं सर कौन? ये इसके ये 5.6 वाले में सर। हाँ, कौन सी वैल्यू? सर जो डिस्टेंस निकालने के लिए ले रहे एक्स के अंदर सर। डेल्टा x के अंदर? नहीं सर जो 5.6 लैम्डा माइनस एक्स ना, माइनस एक्स में एक बार वैल्यू रख के दिखाओ ना कैसा ले रहे मतलब। अरे यहां से अगर x चला तो यहां से ये टोटल दूरी 5.6 लैम्बडा है, तो 5.6 लैम्बडा माइनस x चलेगी ना वेव। यहां से अगर एक वेव निकली वो x चली यहां पर पहुंचने के लिए, ठीक है ना? तो यहां से जो वेव निकलेगी वो 5.2 लैम्बडा माइनस एक्स चलेगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 5.2 लैम्बडा 5.6 लैम्बडा की है, बराबर? तो हाँ सर। एक्चुअल डिस्टेंस से पाथ का डिफरेंस कितना आया? तो ये ज्यादा चली ये कम चली, तो ये एक्चुअल डिस्टेंस से पाथ का डिफरेंस आया। और किसके बराबर होना चाहिए वो? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो मैक्सिमा मिलने वाला है वो पाथ डिफरेंस 4 लैम्बडा का मिलने वाला है, तो वो 4 लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। हाँ सर। समझा? ठीक हाँ है। अब सर। यहाँ पे भी सेम चीज की, मैंने मान लिया आदमी यहाँ से एक्स चल रहा है तो उसको सेकंड वाला मिनिमा मिल जा रहा है, सेकंड टाइम उसको मिनिमा मिल जा रहा है, ठीक है ना? कौन सा वाला मिल रहा है पता है मेरे को? 1.5 लैम्बडा वाला मिल रहा है, ठीक है ना? मतलब वो मिनिमा मिल रहा है जहाँ पे पाथ डिफरेंस 1.5 लैम्बडा का है। अच्छा भाई, तो पाथ डिफरेंस 1.5 लैम्बडा का है, अभी एक्चुअल से निकालो कि पाथ का डिफरेंस है कितना। तो एक्चुअल से तो ये वेव निकली यहाँ से वो यहाँ पहुंची होगी तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, और ये वेव जो यहाँ से यहाँ निकली होगी तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। दोनों के पाथ का डिफरेंस 1.5 लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। क्लियर? हाँ सर। ठीक है, अब 2-3 होमवर्क दे देता हूँ यार तुम लोग को, से करना, गलत मत करना, ठीक है? क्या टाइम हो रहा है? होमवर्क ले लो, देखो सर पहले एक सवाल कर लो फिर 2-3 होमवर्क ले लो। होमवर्क क्या तुम लोग खुद ही बना सकते हो यार, सवाल तो क्या बनाने ही होते हैं खाली। जाने दो, ये क्वेश्चन कर लेते हैं, कल यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है? ये ले लो, होमवर्क ले लो, चलो। एक S1 है, एक S2 है, ठीक है? ओके,
ये मान लो कितना है, मान लो 4.8 लैम्बडा है, ठीक है। ये एक आदमी है, इधर से शुरू किया चलना, ठीक है। ऐसा पता ये लगाओ कि तीसरा मैक्सिमा कब मिलेगा, कितनी दूरी पे मिलेगा, ठीक है ना। मतलब थर्ड टाइम मैक्सिमा कितनी दूरी पे मिलेगा, आफ्टर व्हाट डिस्टेंस विल ही फाइंड थर्ड टाइम मैक्सिमा, आफ्टर व्हाट डिस्टेंस will he find third time maxima? करो तो जरा अभी। सेंटर से शुरू किया ऐसा, ठीक है। कैसे दिमाग कैसे सोचना होता है, सोचना ऐसे होता है कि थर्ड टाइम जो मैक्सिमा मिलेगा वो कौन सा वाला रहेगा, पहला ये चीज, ठीक है ना। हाँ, वो जो मिलेगा वो पहले लैम्बडा पे उसे पहला मैक्सिमा मिलेगा, क्योंकि अभी वहां से शुरू कर रहा है, तो पहली बार उसे मैक्सिमा मिलेगा पहले लैम्बडा पे, ठीक है ना। दूसरी बार उसे मैक्सिमा मिलेगा दूसरे लैम्बडा पे, तीसरी बार उसे मैक्सिमा मिलेगा तीसरे लैम्बडा पे, ठीक है ना। ये तो तब होगा जब जहां खड़ा है वहां उसको मैक्सिमा नहीं मिला हो। सर 1.5 लैम्बडा। तुम लोग 1.5 लैम्बडा पे तो मिनिमा बनता है, 1.5 लैम्बडा पे तो मैक्सिमा बनता भी नहीं है, क्या कर रहे हो। अच्छा, यहाँ खड़ा है, यहाँ मैक्सिमा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उसको। हाँ सर मिल रहा यहाँ है। एक मैक्सिमा है ना, तो एक मैक्सिमा तो यहाँ मिल गया ना उसको। अब दूसरी टाइम मैक्सिमा उसको मिलेगा कब, 1 लैम्बडा पे। और तीसरी बार उसको हाँ। मैक्सिमा कब, तीसरी बार उसको मैक्सिमा कब मिलेगा, 2 लैम्बडा पे। क्या समझ में आया। यस सर। हाँ सर 2 लैम्बडा है। हाँ, क्योंकि जहां खड़ा है वहां एक मैक्सिमा ऑलरेडी मिल रहा है उसको। अभी पहली बार तो मैक्सिमा जहां खड़ा है उधर ही मिल गया उसको, तो दूसरी बार आगे चलेगा 1 लैम्बडा पे, तो पहला मैक्सिमा मिलेगा उसको, तो दूसरी बार होगा वो, उसको पहला मैक्सिमा मिलेगा दूसरी बार मिलेगा। लेकिन ये दोनों में फर्क समझ में आता है कि नहीं। हाँ सर। इज द नेम ऑफ द मैक्सिमा, वो पहला मैक्सिमा मिलेगा उसको लेकिन दूसरी बार रहेगा वो उसका। तीसरी बार उसको मैक्सिमा मिलेगा, वो दूसरा वाला मैक्सिमा मिलेगा उसको, 2 लैम्बडा। हाँ, तो उसको जो मैक्सिमा मिलेगा वो 2 लैम्बडा पे होगा। और पाथ कितना चल रहा है, यहां से लेकर के यहां तक में एक्चुअल में अगर रे चली यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, तो ये कितनी चलेगी 4.8 लैम्बडा बाई 2 प्लस एक्स, क्योंकि अगर मैं इसको एक्स मान लूं, ठीक है, और यहां से यहां तक में कितनी चलेगी 4.8 लैम्बडा बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, दोनों के पाथ का डिफरेंस लेना होगा। तो एक्चुअल में ये क्या चला 4.8 लैम्बडा बाई 2 प्लस एक्स, अगर ये वेव चली होगी, और माइनस में 4.8 लैम्बडा बाई 2 माइनस एक्स ये वेव चली होगी, तो ये दोनों का एक्चुअल पाथ डिफरेंस है, और किसके बराबर होना चाहिए, वो 2 लैम्बडा के बराबर होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 2 लैम्बडा। एक्स का वैल्यू आएगा लैम्बडा। क्या समझ में आया। हाँ सर। क्लियर, ओके, ठीक है। घर पे एक बार अभी जाकर के ना ये सब देख लेना, वरना कल वापस से पूरा दिमाग में घुसाना पड़ेगा, ठीक है। तो होता कैसा है, होता ऐसे है कि पहला डिसाइड होता है कि कौन सा मैक्सिमम मिलने वाला है, और फिर अकॉर्डिंगली सोर्स से दूरियां देखी जाती है, कितना वेव ट्रेवल करके आ रही है, तो क्या दूरी पहुंचने वाली। क्या समझा। सर हाँ बोलो। जब आइडेंटिफायर ऊपर ऊपर जाएगा, मतलब वर्टिकल में करेगा, तब उसको कैसे मिलेगा। हाँ तो करेंगे ना उसको, अभी सब आज ही सीख लोगे, बाकी है ओके पूरा, ओके। ठीक है ना। ओके, खत्म नहीं हुआ, ये एक टाइप है स्ट्रेट लाइन में, उसको कर लो, बाकी आगे देखेंगे, ठीक है। क्या समझ में आया इतना। हाँ यस सर। सर। ओके चलो ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज। सर हाँ अच्छा, सैटरडे मिलेंगे, फ्राइडे मेरा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है ना। सर थोड़ा साइड करो ना, इस साइड। मैं दे देता हूँ ना, आराम से देख लो। सर हाँ सर आपने जो नोट्स वो सेंड की थी वो नहीं मिली मुझे।
वो ड्राइव के अंदर में लिंक आई होगी ना? नहीं, नहीं ड्राइव सर। के अंदर सर मैंने चेक की, नहीं लिंक आई। सर मुझे भी नहीं आई है। मतलब ग्रुप के अंदर में लिंक आई होगी, बिकॉज मैं ग्रुप में नहीं था, तो मैंने किसी समीरा या समीरा है आई गेस, उसे भेजा था। मैंने चैंपियन बैच में दी ना, मैं उसी ग्रुप में हूं मैं से। सब प्लान बैच में नहीं मिला, प्लान बैच में। तो मेरे पास ना ग्रुप का एक्सेस है नहीं, तो तुम लोग आपस में फ्रेंड्स हो तो शेयर कर लो, या तो मुझे सारे ग्रुप में ऐड कर दो, मेरा नंबर ले लो, दोनों में से कोई एक ऑप्शन। सर नंबर है तो ऐड कर लेंगे। नंबर दे दो मुझे, ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं Yes, सब जगह sir. डाल दूंगा। ओके सर। ठीक है।